Good to go. ओके सो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, तो ये एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। ये पूरे इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट सीजीडी प्लेयर है, विच इज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर। फर्स्ट इज गुजरात गैस। सो ये कंपनी की एक तरह से मोनोपोली है नॉर्थ इंडिया में और दिल्ली में। दिल्ली के एडजॉइनिंग एरियाज में भी काइंड ऑफ इट एंजॉयज मोनोपोली। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी और बाकी भी अभी जियोग्राफिकल एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली सीएनजी जो मेन आईजीएल क्या मेन प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो है सीएनजी एंड पीएनजी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पाइप नेचुरल गैस। पहले एक बार इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। इनकॉर्पोरेट हुआ था ये 1998 में एज इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कंपनी। तो ये एक जॉइंट वेंचर था गेल, भारत बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। और आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज अ स्टेक होल्डर विद 5% इक्विटी इन दिस कंपनी। और ये लिस्ट हुआ था 2003 में। और 70% जो कंपनी का सेल्स वॉल्यूम है इज फ्रॉम सीएनजी। तो ये जो मेरे को तो कंफ्यूजन थी, ये घरों में भी गैस दे रही है पाइप नेचुरल गैस, पीएनजी बताया, और वो 10% है। बिल्कुल। सॉरी 30%। मैं तभी सोच रही थी जब आप बोल रहे थे कि व्हीकल्स में 0.1, तो मैं थोड़ा मतलब पॉइंट 1 से मेरा मतलब था ईवी एज अ पॉइंट 1। हाँ, बहुत कम। तो आई वाज थिंकिंग कि हाँ, अगर 70% इसका सीएनजी से रेवेन्यू है, तो सीरीजली मेरे को तो घरों में कौन सी कंपनी सप्लाई करती है? वो गुजरात गैस नहीं आईजीएल ही करती है। मतलब बहुत ही शॉकिंग है ये फिगर। पता है क्यों? मैं जो अभी मैं आपको अपना व्यू पॉइंट दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं सही बोल रहा हूँ नहीं, आप इसको बेटर एक्सप्लेन करना। कि ऑब्वियसली घर ज्यादा है, गाड़ियां कम है, और सीएनजी घर में तो गैस सबके पास है, गरीब है चाहे अमीर है। घर में तो गैस सबके पास है, और घर में गाड़ी तो सबके पास नहीं है ना। हाँ, गाड़ी सबके पास नहीं, और घर की गैस और मैं गाड़ी चलाऊं ना चलाऊं, चूल्हा तो जलना ही है सबका। बड़ा ही अलग सा फिगर है। सर कुछ अगर आप एक्सप्लेन करो। हाँ, तो घर में ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। सर एक तो मे बी जो व्हीकल्स में सीएनजी ज्यादा कंज्यूम होती है एज कंपेयर टू जो हम घर में कंज्यूम करते हैं। सेकंड की वॉल्यूम वाइज, हम वॉल्यूम वाइज और सेकंड की जो मतलब व्हीकल्स में आप सिर्फ मतलब प्राइवेट कार्स को मत इंक्लूड करो, इट इंक्लूड्स जैसे डीटीसी की बस वगैरह साथ हो गए ना, मतलब इवन कमर्शियल व्हीकल भी। हाँ, तो मतलब अभी आगे आएगा कि इनका जैसे डीटीसी के साथ पहले भी 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और अभी भी है, जिसमें वो जो बसेस जैसे कि अब जो सीएनजी से बसेस चल रही हैं, सो दैट पेट्रोल से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी इज सीएनजी बसेस और ज्यादा डेवलप करना। तो इनका कॉन्ट्रैक्ट है टू सप्लाई सीएनजी टू डीटीसी। फिर भी ज्यादा है क्योंकि देखो खाना बनाने में घर थोड़ा यूज हो रहे हैं, होटल्स वगैरह इन सब चीजों में भी तो गैस जाती है। वहाँ पर बस होता है ना जी, जो होटल्स वगैरह ना, वहाँ पे कमर्शियल सिलेंडर ज्यादा होते हैं। जो वो 19 पाइपलाइंस वाली 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर हमारे घरों में जो आता था वो था 14 किलो का, 14 और 12.9। वहाँ पर अगर मैं 19.1 होता है या 19.9 होता है, समथिंग ऐसे होता है, वो उसको कमर्शियल सिलेंडर बोलते हैं। हाँ, मतलब वो टोटल 30 kg होता है जो घर में आता है मेरे ख्याल से। उसका वेट भी तो है गैस का और उसका नहीं, रख देना पानी पीने नहीं, रख देना नहीं, जो गैस कितनी होती है उसमें ये भी रख देना 12 किलो या 12.9 और 14.1, दो आते हैं घर पे वेट, 12.9 और 14.1।
14 किलो वाला और 12 किलो वाला। तो मैं घर हाउस वाइफ नहीं हूँ, मेरे को पता ही मुझे नहीं पता सिलेंडर का। तो ये 69% दिखा रहा है सेल्स सीएनजी से, और जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल दिखा रहा है सिर्फ 15%, और रेजिडेंशियल दिखा रहा है 9%, और बाकी अदर दिखा रहे 7%। क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और नॉट जस्ट इन दिल्ली बट पूरे इंडिया में, तो सीएनजी इज कंपैरेटिवली अ क्लीनर फ्यूल। यानी कि जैसे पहले पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स होते थे, तो उनके कंपैरिजन में सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज अ क्लीनर फ्यूल। तो इसको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है कि स्विच टू सीएनजी। तो IGL is a beneficiary of its strong parentage and gets significant support from GAIL and BPCL। अपने ऑपरेशंस में और मैनेजमेंट में इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है इन कंपनीज का। उसके बाद कंपनी के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है कि उसको सप्लाई मिलेगी RLNG विच इज रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस टू मीट इट्स PNG इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल डिमांड। और जो इसकी शॉर्ट टर्म डिमांड है वो ये ओपन मार्केट यानी कि IOCL, पेट्रोनेट, GSPC, BPCL इससे पूरी करती है। ऑन PNG फ्रंट, जो घरों में पाइप नेचुरल गैस आती है, IGL is already operating in residential areas of NCT Delhi, Rewari, Gurugram, Karnal, Kaithal in Haryana, and district Ajmer, Pali and Rajsamand in Rajasthan। तो बेसिकली नेचुरल गैस क्या होता है, जो मेन कंपनी का प्रोडक्ट है। कंपनी ये नेचुरल गैस प्रोड्यूस नहीं करती, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द प्रोडक्ट। तो नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल बट क्लीनर एंड मोर एफिशिएंट। जैसे पहले कोल ऑयल ये सब यूज होता था, तो इससे ज्यादा पॉल्यूशन होता है और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता था। तो नेचुरल गैस इज कंपैरेटिवली मच क्लीनर और एनवायरमेंटल फ्रेंडली एज कम्पेयर टू दीज। तो इसमें दो तरह की नेचुरल गैस होती है, CNG, PNG। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो कि हम ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, ऑटो कार्स, इन सब में, ट्रक्स, बसेस, और पाइप नेचुरल गैस जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड कंजम्पशन में यूज होता है, जो कमर्शियल एज वेल एज इंडस्ट्रियल में यूज हो रहा है, वो पाइप नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस सेक्टर इन इंडिया को थोड़ा समझते हैं कि इंडिया में इसका हाई पोटेंशियल है ऑफ नेचुरल गैस की जो डिमांड है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ नेचुरल गैस ग्लोबली। करंटली नेचुरल गैस सिर्फ 6.2% कॉन्ट्रीब्यूट करी है इन एंटायर एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसकी जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज करनी है बाय 15% बाय 2030। इसका जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कट कार्बन एमिशन, उसके तहत ये अपना मतलब नेचुरल गैस कंजम्पशन इंक्रीज करना चाहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा जियोग्राफिकल एक्सपेंशन के बाद भी ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ पर अभी भी लोग वही क्या बोलते हैं इसको, मतलब पुराने ट्रेडिशनल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, कोयला, लकड़ी, ऑयल, वुड एंड कोल। तो इन्वेस्टमेंट वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर हैज बीन मेड टू इंक्रीज नेचुरल गैस कंजम्पशन। इंडिया का नेचुरल गैस डिमांड is set to grow at a CAGR compounded annual growth rate of 8%, and Indian government is trying to increase access to gas to about 70% of the population by 2025. There is a huge amount of pipeline infrastructure being built around
तो अब इसमें पाइपलाइन की सारा वो जो नेटवर्क है वो बिल्ड करना पड़ता है टू सप्लाई गैस। और यहाँ पे एक चीज ऐड कर दी है इन फ्यूचर, जैसे अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि पाइपलाइन कौन बिछा रहा है, दैट विल बिकम सेकंड क्वेश्चन की आईजीएल पीएसयू है। पीएसयू में हम नहीं घुसना चाहेंगे, बट उसका काम जिसको ठेका मिला है, इट कैन बी एलएनटी, इट कैन बी एस्ट्रल, एपीएल, अपोलो, ये पाइपलाइन बिछाने का प्रिंस पाइप, जो हम अभी जो मैंने बिडिंग करी है। सो ये हमें ये बिटवीन द लाइन्स है। मैं बार बार ये चीजें क्योंकि मैं 2-3 मीटिंग्स के बाद बैठ रहा हूँ, तो अब मैं ना वैल्यू एडिशन दूंगा फर्दर ऑन आगे बढ़ने की। तो हम भी जब दवाइयों की कंपनियों की बात करते हैं ना, भाई इसको मॉलिक्यूल कौन देगा। जब हमने वो कंपनी का खरीदा था जो ताऊजी का रिश्तेदार था, सबसे बड़े वाले ताऊजी का रिश्तेदार था फरीदाबाद में, जो इंजेक्शन बनाता था सिरिंजेस, पॉलीप्लैक, हाँ बेच के, वो उसमें मैंने सलाह मैम ने टचवुड अच्छा प्रॉफिट कमाया है। एंड वो मेरे ताऊजी का रिलेटिव था। मैं 13वीं में मिलकर समझ में आया, कोविड में लिया था, कोविड में, तो कोविड से पहले लिया था, कोविड में तो उसको बढ़ गया था। नहीं भाई, अगस्त में तो ताऊजी गए थे ना, हाँ। अगस्त 20 में तो ताऊजी एक्सपायर्ड। आई थिंक मेरे को याद आ रहा है शायद 5 या 6 अगस्त को मैं उनको प्लाज्मा देकर आया था सामने। 15 अगस्त से एक दिन पहले ही एक्सपायर्ड, 14 अगस्त, तभी हम वो कि 14 अगस्त पे बंद होगा, फिर हमें गड़बड़ होगा। दैट इज नॉट अ स्टोरी। स्टोरी इसकी 12 या 13 में उनकी एक्सपायरी के 2-4 दिन में वो एक कंपनी का मालिक मिला, उससे मैंने सुना सिरिंजेस बना रहा है, कोविड में वो समझ में आया। देन वी बॉट, मेनी क्लाइंट्स बॉट, 100 रुपए 150 रुपए ऊपर हम 2-3 महीने में बेच कर तो हमने वो करा। तो हम सब मूव कर रहे हैं सोसाइटी में, कौन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेकर फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाले अपने टर्म यूज किया है वो यूज कर सकता है, तो दैट विल ऐड। तो यहाँ पर मेरे को ना आपसे आपको वो नाम ढूंढना बहुत जरूरी है कि गैस की पाइप बिछाता कौन है। ऐसे ही पावर की कंपनी, अगर पावर की कंपनियां कमा रही है नहीं कमा रही हमें तो मतलब नहीं है। बेस्ट इज गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क GDL, जो इनके खंबे लगाती है, जिन खंबों पे से बिजली जाती है। सेकेंड ट्रांसमिशन की कंपनी का मेरे को याद नहीं आ रहा, जो ट्रांसमिशन का काम करती है, तो उसके पास तो ये क्योंकि जो बिजली बना रही है, बिजली तो चाहिए सबको, और जो बिजली की कंपनी है टाटा पावर या एनटीपीसी, उनमें करप्शन बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट क्योंकि सर पे बैठी है तो गड़बड़ होती है। लेकिन जो उनका काम कर रही है, जो उनको सर्विस, जो खंबे लगा रही है, उनके पास अनलिमिटेड काम है और सप्लाई मनी की आती जाती है। और प्राइवेट कंपनियां हैं तो उनमें करप्शन गवर्नमेंट वाला नहीं है, थोड़ा तो सब जगह ही होता है। तो हम ना वो एडवांटेज ले सकते हैं जिनको 10 साल का 20 साल का ठेका मिला पड़ा, तो 20 साल तक सूखी कमाई, काम करो मत करो, मार्केटिंग करो मत करो, आपकी कमाई आएगी। पाइपलाइन तो बिछेंगे तभी तो सप्लाई जाएगी, तो किसको पाइपलाइन का ठेका मिला है वो देखते हैं। हाँ, ऐसी में एक और ऐड करता हूँ, फाइबर ऑप्टिक। अनिल अंबानी ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी डाली थी फाइबर ऑप्टिक केबल की। हमारा जो 5G है, ये 7G होगा, कभी 10G होगा, वो होगा ही फाइबर ऑप्टिक से। तो इंटरनेट अब ये कि जैसे मैंने परसों में एक मूवी देख रहा था इन बिटवीन, मैंने ऐड किया था, वो मूवी नेटफ्लिक्स पे बिना बफर हुए 2 घंटा नॉन स्टॉप चली है। ये मेरा ड्रीम था से 5 साल पहले का। 5 साल पहले ये सोचा था ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो परसों मेरे को मिला उस मूवी में। सो ये और स्मूथ हो जाएगा। लाइक आई एम समवेयर इन हिमाचल, समवेयर इन उत्तराखंड, और वहां पर भी ये 2-2.5 घंटे 5 घंटे की मूवी बिना रुके लाइव चल रही है। मैंने कुछ डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड का बटन दबाया तो यू डाउनलोड हो। ये हो सकता है फाइबर ऑप्टिक से, बट द गाय इज नॉट गुड, कंपनी दिवाली होगी। दुनिया की आज भी सबसे बड़ी फाइबर ऑप्टिक कंपनी है, सारी दुनिया को फाइबर चाहिए। किसने खरीद ली? मुकेश अंबानी ने। वो कंपनी किस नाम से लिस्ट हो गई? रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ऐसे रिलायंस इंडस्ट्री जब चलेगा इतनी इजीली नहीं चल सकता, बिकॉज इट गॉट मेनी एलिमेंट्स अटैच्ड विद इट। बट फाइबर ऑप्टिक का काम जो समुद्रों के अंदर फाइबर बिछा रहा है, ऑल ओशंस में तारे बिछ रही हैं, वो सारी अनिल अंबानी की कंपनी कर रही थी। कंपनी बैंकरप्ट।
तो हमें वो एलिमेंट्स, वो टूल्स ढूंढने हैं जिनके पास गवर्नमेंट से लगातार काम आता जा रहा है और कमाई आती जाएगी। सो ये इसलिए मैंने आपसे आपको कि इन फ्यूचर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है, ध्यान रखना। अब बढ़ो आगे। तो सीएनजी स्टेशंस भी इंक्रीज होंगे 3 गुना बाय 2025। इंडियन गैस रेगुलेटर जो है PNGRB has granted license to 136 geographies in past 2 years, which will help sustain higher city gas volume over the next decade. आपने क्या नाम बोला? PNGRB। कहाँ पे लिखा है? PNGRB। ये मैंने नाम पहली बार सुना। नहीं, मैंने भी एक्चुअली सर्च नहीं करा इसके। कोई बात नहीं, आप बोलते जाओ। मैं सर्च कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। आप बोलते जाओ, मैं देखूँ मुझे है क्या चीज। PNGRB। तो लेटेस्ट बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया दैट गवर्नमेंट विल ऐड 100 मोर डिस्ट्रिक्ट टू द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन नेक्स्ट 3 years. Approximately 76% of the CNG station and around 80 to 90% of the PNG connections are concentrated in Delhi, Gujarat and Maharashtra. क्या था वो? PNG। वो भी पढ़ता हूँ, आप बोलो, आप सही चल रहे हो, बोल अपना तोड़ो मत बीच में, ये आता है। तो ये है ट्रेंड ऑफ नेचुरल गैस कंजम्पशन इन इंडिया की इंपोर्ट कितनी हो रही है लिक्विफाइड नेचुरल गैस और प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो मतलब हम इंपोर्ट पे कितना डिपेंडेंट है। तो ओवर द इयर्स डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट हैव इंक्रीज। अभी जैसे 44% इन 2016 से 54%, 10% इंक्रीज हो गया इन 2020-2021। तो ये था सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस हमने डिस्कस किया कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से IGL का मेजॉरिटी रेवेन्यू आ रहा है। अब जैसे मतलब हम आगे जब रेशियोज आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि ये रिड्यूस हुई है सेल्स CNG की व्हेन दे आर शोइंग कि डिमांड बढ़ेगी। हमने एक्सपेंशन की है, हमने ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की है, बजट में गवर्नमेंट इनिशिएटिव हर जगह बस ये शो कर रहे हैं कि मतलब ये डिमांड इंक्रीज हो रही है बट सेल्स डिक्रीज हो रही है इनकी ओवर पास्ट 2 years। तो वो थोड़ा समझ नहीं आया था। और रीजन कई बार मतलब मैं तो क्योंकि जैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स और इधर उधर ये जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में देखा तो EV का रीजन कोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि कभी मतलब कोई सेंस नहीं है कि उसकी वजह से अभी इनकी डिमांड कम हो। ये मैं ऐड कर देता हूँ। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर बनाया हुआ डिपार्टमेंट है और इसमें IAS ऑफिसर्स हैं टॉप पर। IAS ऑफिसर्स के नीचे नॉर्मल ऑफिसर्स हैं और सेक्रेटरीज हैं। बेसिकली ये काम कर रही है कि ये सिटी गैस, नेचुरल गैस और इनके ऊपर ये पॉलिसीज बनाती है। अच्छा, पॉलिसीज क्या ऐसे सिंपल ही बनती? पॉलिसीज बनकर वो ऑब्वियसली पहले पार्लियामेंट में जरूर अप्रूव होती हैं। इसका सिर्फ मैंने रोल देखा कि रोल क्या है। एक मेरे को वैसी, मैं बीच में बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग के, कल शैली ने एक बिकॉज शी इज मोर इनटू पॉलिटिक्स तो बहुत अजीब सी चीज ऐड करी। वो मेरे को कैसे दिखा कि जब मैं बोर्ड देख रहा था तो 2-3 मोहम्मदन्स के नाम लिखे, तो उसने बताया कि देखिए मैं कुछ देख रही थी और पवन हंस एक हमारी कमर्शियल एंड पैसेंजर हेलीकॉप्टर की कंपनी है। यहाँ पर जैसे माता वैष्णो देवी अपना ये जो है बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड, यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है हिमालयन, दूसरी कंपनी है वेक्ट्रा और तीसरी है पवन हंस। आई थिंक हिमालयन और वेक्ट्रा शायद हैं प्राइवेट, ये हेलीकॉप्टर ऑपरेट करती है। 3 जगह तो मैंने कन्फर्म है, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड इधर माता वैष्णो देवी। और तीसरी जो PSU है वो है पवन हंस। पवन हंस के एक इंजीनियर का म्यूचुअल फंड मैंने ग्रेटर नोएडा से स्टार्ट भी कराया था
yesterday she told पवन हंस के अंदर सारे एम्प्लॉयज मोमडन मोमडन है? हाँ, ये कैसे हो सकता है? कहते ऊपर से नीचे तक एक भी हिंदू नहीं है, सारे मोमडन है। तो किसी रिपोर्टर ने ये खोला है और अब उसके ऊपर चल रहा है कि ये कैसे हुआ। और ये तीनों एरियाज बॉर्डर एरियाज है, उधर कश्मीर, इधर चाइना, तो और आर्मी पूरी डिप्लॉयड है। एक ने भी गड़बड़ करी और हेलीकॉप्टर आर्मी कैंप्स पे डाल सकते हैं। मतलब हम यहाँ बैठे हुए होते हैं, बात कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ पर कितनी गड़बड़े चल रही है। ये मैं PSU की गड़बड़ बता रहा हूँ कि वहां पर सारे मोहम्मद उन्हें पूरी लिस्ट उसकी पूरी, जैसे मैंने भी अबाउट अस डाला तो पूरा उसका, जैसे मैं बना रहा था ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, वो चार्ट एज इट इज आया है। उसने चार्ट खोला, चार्ट के नीचे ऑल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, RTI से सारे एम्प्लॉइज का रहने वाला ऑल 100% मोहम्मद। और ये मैक्सिमम इसका ऑपरेशन एरियाज ऑपरेशन है ही इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड। तो PNG, the company has recorded PNG sales volume of 586 million SCM during fiscal year 2021 as against 619। अगेन ये रिड्यूस हुआ है PNG की सेल भी, जबकि IGL प्रोवाइडेड 3.1 लाख न्यू PNG कनेक्शन और उसके बाद पता नहीं सेल्स रिड्यूस हुई है। एनीवेज टोटल PNG कनेक्शंस अपॉर्चुनिटीज, तो IGL किस तरह मतलब आगे बढ़ सकता है, और एक तो एक्सपेंशन कर सकता है और ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरियाज में। दूसरा कि जैसे स्मार्ट सिटीज बन रही हैं और मतलब कई ऐसी जगह हैं जैसे हमने डिस्कस किया जहाँ अभी भी गैस सप्लाई नहीं है। तो जब रैपिड अर्बनाइजेशन होगी तो वहाँ पर भी क्लीन और एफिशिएंट फ्यूल यूज करेंगे। तो इन दिस वे ऑल्सो, मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू फॉर IGL टू इंक्रीज इट्स सेल्स। ग्रीन कॉरिडोर्स, CNG और LNG के स्टेशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं हाईवेज पर टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द कंपनी कि अगेन इसकी CNG सेल्स वॉल्यूम बढ़े। और रिडक्शन इन कार्बन फुटप्रिंट, गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करिए कि कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना है, इसलिए हमें इको फ्रेंडली फ्यूल यूज करने हैं लाइक CNG PNG। और मर्जर और एक्विजिशन, जैसे कि कोई अदर CGD सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी एक्वायर कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ ऐड करूँ नॉलेज के लिए। ग्रीन कॉरिडोर ऑलमोस्ट इंडिया में कहीं नहीं है। मतलब मेरा जो मैक्सिमम रन होता है यहाँ से आगरा JP हाईवे, सेकंड ये यहाँ से मथुरा वाला हाईवे, और थर्ड मैक्सिमम होता है मेरा यहाँ से चंडीगढ़ हाईवे, या अपने इधर चलो उत्तराखंड हाईवे, और वहाँ पे गए हुए तो होटल हो गया उत्तराखंड हाईवे पे गाड़ी खींचे हुए। हरिद्वार हाईवे रिसेंटली हो गया, ऑलमोस्ट IGL के पंप्स नहीं है, तो CNG की गाड़ियाँ फंसने वाली हैं। दिल्ली से ही हम ये कॉरिडोर्स बना दें, एंड आई बिलीव कि गडकरी विल वर्क ऑन इट। तो ये कॉरिडोर्स बन जाएंगे तो सीरियसली CNG की गाड़ियाँ जानी शुरू हो जाएंगी। अब ये वहाँ पे नहीं है मतलब मतलब ये मेरी नॉलेज में मेरे को लगता है सरला जी शायद ऐसा है कि 100-150 किलोमीटर पे एक पंप है, होगा जरूर, बट वो बहुत डिस्टेंट पे है। तो आप ना फंस जाएंगे, ये नहीं पता कि या तो रात को लाइन में खड़े होकर भरवा के ही निकलो। तो ये है कॉरिडोर का। स्मार्ट सिटीज कॉन्सेप्ट बस ना लाइक गिफ्ट सिटी द स्मार्ट सिटी, फर्स्ट स्मार्ट सिटी इन इंडिया 100 बननी थी मोदी जी के आने से पहले, मतलब उन्होंने तक जो छोड़ा वो बस पिकअप ही नहीं हो पाया, मे बी ड्यू टू द करप्शन इन गवर्नमेंट। एंड करप्शन इन गवर्नमेंट के साथ मेरे को दूसरा फैक्टर क्या लगता है कि रियल स्टेट के लिए जो फ्यूल है ना वो है 2 नंबर का पैसा। अब ये गवर्नमेंट के साथ इन्होंने 2 नंबर का पैसा बंद कर दिया, कम कर दिया। वो 2 नंबर का बंद होने का मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा किया, मनी का जो सर्कुलेशन है ना सप्लाई हो जाता है, इसीलिए वो स्मार्ट सिटीज
सर बट मोदी अभी भी गुजरात में बहुत सारी डेवलपमेंट वाली चीजें अभी भी करता ही रहता है। नो डाउट वो कर रहे हैं, बट गुजरात की आबादी पॉपुलेशन जो है ना वो काफ़ी लो है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। मोहम्मडन्स कम है क्योंकि मोहम्मडन्स ही बच्चे ज़्यादा पैदा करके पढ़ाते हैं, हमारे हिंदूज इतना नहीं करते हैं। तो 100-100, 200-200 किलोमीटर के ऐसे पैच आ जाते हैं। 100-100 किलोमीटर मतलब सोच रहे हैं यहाँ से वृंदावन कि दोनों तरफ कोई आबादी नहीं है। 400-400 किलोमीटर के पैच मेरे को पता है दोनों तरफ कोई आबादी नहीं है। इतना वेकेंट लैंड है गुजरात के अंदर, यहाँ पे ये टेस्ला, सैमसंग, टाटा, मारुति इनकी फैक्ट्रियां खुल रही हैं 5-5 हज़ार एकड़, 10-10 हज़ार एकड़। तो स्मार्ट सिटीज बस बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अभी पुश नहीं हो पाया, अभी चल नहीं रहा। लेकिन हाँ स्मार्ट सिटी, और स्मार्ट सिटी में बताता हूँ होती कैसी है। जो गिफ्ट सिटी के अंदर बनाई उन्होंने क्या करा, 1000 एकड़ की 4 दीवारी बना दी, ना कुत्ता अंदर ना गाय अंदर, सिर्फ जिसके स्टिकर है वो गाड़ी है। आपका घर भी उस 1000 एकड़ में, बच्चों का स्कूल भी उस 1000 एकड़ में, ऑफिस भी उस 1000 एकड़ में। आपको भारी भी जाना है, सारे डिपार्टमेंटल स्टोर, जो मॉल भी अंदर, सब कुछ अंदर, अम्यूजमेंट पार्क भी अंदर, झूले भी अंदर, वाटर पार्क भी अंदर, तो बाहर निकलना के बाद। इससे पहले लेकिन वो गुजरात वाला भी पिकअप नहीं हुआ है गिफ्ट सिटी। उससे ज्यादा बेटर जो पिकअप हो चुका है वो है पुणे में स्मार्ट सिटीज, जो डिस्कवरी पे शोकेस भी हुए कि ये एक इंडिया है और दूसरा इंडिया है उस दीवार के बाहर। तो बच्चे वो दूसरा इंडिया कब देखेंगे, क्योंकि उसी 1000-5000 एकड़ के बिग एरिया में रो हाउसेस भी हैं, हाई राइजेस भी हैं, स्कूल भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, सब कुछ है। और स्कूल एकदम हाई क्लास वाले भी और सरकारी भी, केवीज एंड ऑल। कम पैसे हैं, कम खर्चा करना चाहते हैं तो केवीज में चले जाएं, हाई फाई में जाना है तो वो वाले स्कूल भी हैं। ऐसी हॉस्पिटल्स, ऐसी डिपार्टमेंटल स्टोर, ऐसी मॉल्स, ऐसी शॉपिंग, ऑफिस कॉम्प्लेक्स। तो उनका तो शोकेस था कि मतलब मेरा बेसिकली बताने का मतलब है कि स्मार्ट सिटी होती है। तो पुणे में ऐसी कई सारी स्मार्ट सिटीज है, बाकी एरियाज में मैंने नहीं सुना, बट पुणे का कंफर्म है वहाँ पे है। तो उसमें आईटी ऑफिस भी है, उसमें ये भी है। जो बाकी लोग हैं ना लोकल RWA, जैसे हम 3 RWA के मेंबर हैं, हम तीनों ने डिसाइड किया यहाँ पर ना हम एक काम और करते हैं, क्या CNG का पंप खोलते हैं। हमारे यहाँ घूमेंगे, हम पेट्रोल का पंप बंद कर देते हैं, हमारे 1000 एकड़ है। ठीक है जी, तीनों ने चंदा इकट्ठा किया, 100-100-500 रुपए सारे लोगों से, एक पंप खोल दिया। उसके अंदर काम करने के लिए बाहर से लोग मिलेंगे, जो अंदर के ही हमारे मेड सर्वेंट्स वगैरह वो 5-6 हम उनमें से ही निकाल के देंगे। उन मेड सर्वेंट्स उनके घर भी अंदर बना दिए, कोई बाहर से अंदर नहीं आएगा। ऐसे ही हम तीनों ने फिर डिसाइड किया हमें यहाँ पे ना इन्फोसिस जैसा कैंपस खोल रहा है, तो हमें 10 बिल्डिंग चाहिए। फिर पैसे इकट्ठे हुए, सीरियसली 10 बिल्डिंगें बनाई गई हैं, हमारे ही बच्चों को यहाँ पे नौकरी दी जाएगी और हम तीनों मिलकर ये कंपनी चलाएंगे और फिर बच्चों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देंगे। ये सीरियसली दिस इज पुणे। मैं देख कर नहीं आया, बट मेरे को डिस्कवरी और चीजों से पता चला कि वहाँ पे ऐसी स्मार्ट सिटीज ऐसे फंक्शन करती है। सेम काइंड ऑफ कंसेप्ट ये गुजरात में रहा है कि बस जहाँ पर लोकल है वहां पर सारे इंटरनेशनल हैं, ऑल फिरंगीज, नो इंडियंस अलाउड। चलो ये हो गया आपका ये रेसिपी। कार्बन फुटप्रिंट्स क्या है ये आपको पता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही गंदा टॉपिक है। मुझे तो नॉर्मली पता है कि जो कार्बन इमिशन हो रहा है वही, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के जो इमिशन हो रहे हैं वही तो कम करता है। तो वो कम करने का जो एक लेमैन को समझ में आ सकता है वो तरीका है कि ऑयल से बैटरी पे शिफ्ट हो जाओ, ऑयल से बायोफ्यूल पे शिफ्ट हो जाओ। लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन, मतलब कार्बन कोयला और पेट्रोल चलाने का काम करता है चाइना, जहाँ पे इंडस्ट्रीज जाता है। अब कार्बन निकल रहा है तो मतलब हवा में धुआं निकल रहा है, सिंपल। उसको कम कैसे करें? वो कह रहा मैं तो कम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तो फैक्ट्रियाँ चलेंगी, तो मैं बंद हो जाएगी टेस्ला और सैमसंग। वो क्या करता है, जो देश कम कार्बन प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट्स।
तो वो उनसे कार्बन क्रेडिट्स खरीद लेते हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ी इंडिया की कंपनी है जो कार्बन क्रेडिट्स पे काम करती है, ट्रेडिंग करती है कार्बन पॉइंट्स का। जैसे मान लो एग्जांपल से बताता हूँ, हिमांशी और सरला जी के पास फैक्ट्री है, वो कोयला जलाई जा रही है। हिमांशी के पास हिमांशी फिशरीज का काम करती है, मछली पालन का। तो हिमांशी तो कोई पोल्यूशन नहीं कर रही, तो दोनों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 पॉइंट्स दे दिए। सरला जी कह रही है मैं तो हर साल जला रही हूँ 200, तो गवर्नमेंट कहती है तुम्हारे पास 100 की अनुमति थी, तो 200 जला रहे हो, तो आपको पेनल्टी लगेगी इतने लाख या करोड़। सरला जी गए हिमांशी के पास, तू अपने 100 पॉइंट मेरे को बेच दे। ये है कार्बन क्रेडिट्स और इसकी ट्रेडिंग होती है। ये रोहित सर जब 2008 में आए थे तो उनके फ्रेंड्स निखिल और शुक्ला जी, अचल शुक्ला, इन्होंने इस पे काम शुरू किया था, इसने मेरे को बताया। इसके अंदर इंडिया की जो नंबर 1 कंपनी है जो कभी जिसका शेयर का रेट 100 रुपए था, आज शायद 5000 रुपए आ गया, उसका नाम है SRF, श्रीराम फाइबर। एंड ये वो कंपनी है जो मेरे आंखों के सामने थी और मैं मिस कर 100 रुपए का शेयर 10-12 साल में 5000 प्लस है। इंडिया का 99% कार्बन के जो क्रेडिट्स है ना वो उसको। अब इन्फोसिस तेल आग लगाई या क्या कोई भी XYZ कंपनी, जैसे वजीरपुर है, वजीरपुर में स्टील की सफाई किससे होती है? तेजाब से। वो तेजाब कहाँ डालोगे आप? जमुना जी में। नाली में डालोगे, नाली से जमुना जी। तो आपको कार्बन क्रेडिट्स चाहिए। आपको 24 घंटा फैक्ट्री चलानी है और आपका मतलब ये तो छोटी हो गई, बड़ी फैक्ट्री की बात करो कि एक फैक्ट्री चलानी है, उसमें आपको 24 घंटे जनरेटर चलाना है। जनरेटर मान लो इस बिल्डिंग, इस फ्लोर जितना बड़ा जनरेटर, तो धुआं आग लगाएगा, धुआं निकालेगा, तो आपको कार्बन क्रेडिट्स चाहिए। तो ऐसे रिलायंस का जामनगर प्लांट हजारों एकड़ का प्लांट है, टाटा स्टील का प्लांट, मारुति उद्योग का प्लांट, सारे गंदगी मचा रहे हैं, इन सबको कार्बन क्रेडिट्स चाहिए। वो जाके खरीदते हैं श्रीराम फाइबर से। वैसे मानेसर में तो सारी ऐसी फैक्ट्रीज है, बिल्कुल जी। तो इन सबको फिर ये कार्बन क्रेडिट्स, ये है कार्बन फुटप्रिंट्स। इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि मेरे को टॉपिक पता था। एंड डावोस इज इन यूरोप, एक कंट्री है जहाँ पर कार्बन की जनवरी में हर साल मीटिंग होती है। यहाँ पे सारे कंट्रीज मिलती हैं कि हम ये कार्बन फुटप्रिंट्स कम कैसे करें। तो एक सिटी है जिसका नाम है डावोस, DAVOS। वहाँ पर ये मीटिंग्स होती हैं हर साल जनवरी के महीने में। जब रिलायंस पावर का पे मार्केट का सर्किट लगा था ना, मंडे वॉज द फर्स्ट डे, 21 जनवरी 2008। 21 जनवरी 2008 की सुबह मार्केट में सर्किट लगा है और चिदम्बरम जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर था वो फ्लाई कर गया डावोस में। तो भाई देश में आग लग रही है, अर्थव्यवस्था टूट गई, NSE BSE में नीचे का सर्किट है और तुम क्या करोगे? 5 दिन बाद उसकी जब अंदर की खबर मेरे को मिली, अनिल अंबानी ने 1500 करोड़ रुपए दिए थे उसे इंडिया से बाहर चलाने, क्योंकि उसके ये 21 जनवरी 2008 की बात है, जब हमारे वहाँ थे हम उस वाले में। तो ये 1-1.25 साल बाद मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हुआ गया था। मेरा सिर्फ ये खुंदक थी जिसके लिए मैंने वो बहुत सारा पेपर वर्क किया जो आपने देखा था। तू भाई फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए देश में हम लेटेस्ट डालते थे, वही बता कि हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए जब यहाँ की स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, 4 दिन क्रैश कर रही है, 4 दिन हमारा ऑफिस बंद था, नो ट्रेडिंग। एंड मैक्सिमम ऑलमोस्ट 95-96% ब्रोकर्स 4 दिन बंद थे। NSE BSE पर ट्रेडिंग बंद थी। आप क्या करते हैं? मुझे ट्रेडिंग भी नहीं, तब मेरे को इतना तो फिर नए थे तो इतना पता नहीं था। एंड इसका एक रीजन मैं आपको देता हूँ सरला जी, 4 दिन में अप्रोक्सीमेटली 3000 चेक, पिया तो बहुत छोटी सी कंपनी है ना, 3000 चेक बिना कैश हुए कैनरा बैंक CB ब्रांच में पड़े थे, जो BK जैन ले गया था। जब तक सरला जी और हिमांशी का चेक कैश ही नहीं होगा तो
पीआर को लिमिट कैसे मिलेगी, एक्सचेंज को लिमिट कैसे जाएगी, वो चेक पता है। पीआर जो छोटी सी कंपनी है, सोचो मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी, बिग ब्रांड्स, उनके चेक कैसे कैश हुए हैं। तो जो बैंक में जाके बैठ गए ना ब्रोकर, जैसे फार साइड, इंटीग्रेटेड, वो जाके मालिक ब्रांच में बैठे, मेरे चेक क्लियर। सर वैसे अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर सकता है, मतलब कि उसको एक लाइन बोलनी होती है कुछ भी अच्छी से, जैसे कि ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप माल ना बेचिए, और वो लाइन पैसे देके बुलवाई जा सकती है। मतलब चिदम्बरम में सो मच नेगेटिव इनटू द सिस्टम कि आप उसको, जो ब्रोकर कम्युनिटी में है, 500 करोड़ रुपए दो और जो बुलवाना टीवी को, एंड 500 करोड़ इज अ पीनट फॉर द एसोसिएशन। तो 500 करोड़ रुपए दो और कुछ भी बुलवा दो। एक न्यूज नेगेटिव आने से तो कितना फर्क पड़ता है हाँ, मार्केट में। मैं एक न्यूज में आपको बताता हूँ। आई थिंक 2005 की बात है, आई गेस। पहला नीचे का सर्किट मेरी याददाश्त में, मतलब नीचे का सर्किट मतलब मार्केट 1 या 1.5 घंटे के लिए हॉल्ट हुई थी। एक मिनिस्टर ने, कांग्रेस गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने 12 बजे 1 बजे आके टीवी पे स्टेटमेंट दी। मिनिस्टर कोई उसका वो पोर्टफोलियो नहीं था, मतलब वो उसका एरिया नहीं था, बट मिनिस्टर तो था। हम डिसइन्वेस्टमेंट बंद कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा, आपको मैं समझा देता हूँ कि जो सरकारी पीएसयूज हैं, आईजीएल, एमटीएनएल वगैरह, इनके जो शेयर हम बाजार में बेच रहे हैं, अब हम नहीं बेच रहे। ओएनजीसी, बीपीसीएल, ये तो उस टाइम तो महारत्न, नवरत्न कंपनीज के मैं नाम ले लो, उसने आके बोल दिया हम नहीं बेचेंगे, मार्केट क्रैश करेगा, सर्किट लग गया। शाम को 5 बजे 6 बजे चिदम्बरम साहब आ गए कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, किसी ने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट दी। बात ये तमीज है बात करने की। अगले दिन मार्केट फिर ऊपर। तो वो जो एक स्टेटमेंट है, वो कौन सी स्टेटमेंट होती है एग्जैक्टली मैंने आपको वो स्टेटमेंट बताई, और ये डेली होता है। कब कब होता है, जब हम टीवी देखेंगे, चीजें समझेंगे, टीवी वालों को जो फंडिंग होती है, मिनिस्टर्स को फंडिंग होती है, इन सब क्वेश्चंस को ये सब बेकार की लाइनें बोल लेंगी, किस कंपनी के फेवर में किसका शेयर क्रैश कराना है, ये सब होता रहता है। ओनली थिंग इज कि जो आपने पूछा कि फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर लेता, फाइनेंस मिनिस्टर सेबी और आरबीआई जो मनी को कंट्रोल करती है, जो मैंने परसों में आपको बताया था, इज अ ब्लड लाइन ऑफ अ नेशन। सेबी इज हार्ट ऑफ अ नेशन। मैंने अपनी एक बुक में इसको एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा, पता नहीं पहली वाली बुक में एक्सप्लेन किया, दूसरी बुक में एक्सप्लेन किया, आई फॉरगॉट। जब और उन दोनों को ऊपर बैठी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जब ब्लड लाइन एंड हार्ट एंड ब्रेन ऑफ अ कंट्री, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो जो उसका फाइनेंस मिनिस्टर है वो ही तो कंट्रोल करेगा। और 5 दिन बाद आकर कंट्रोल करना शुरू तो किया, बट तब तक डैमेज हो चुका था। वो डैमेज का अब एक बेनिफिट भी है। ये मैं आपकी प्रेजेंटेशन के बीच में, लेकिन मेरे मुंह में आ रहा है, तो बता देता हूँ। जितने नए ब्रोकर्स हैं ना, जस्ट लाइक जीरो था, जब वैसा क्रैश फिर आएगा तो ये सब उड़ जाएंगे। ग्रो अप स्टॉक्स जीरो था, क्योंकि ये देखा ही नहीं ये वो क्रैश हैंडल नहीं कर सकते। और उसमें होगा क्या कि इतने सारे केसेस फिर ओपन हो जाते हैं क्लाइंट्स के कि आप हैंडल ही नहीं कर सकते। तो जो और कौन आपका क्लाइंट है, कौन नहीं है, ये सामने आता है। कौन आपका एम्प्लॉय है, कौन नहीं है, वो भी सामने आता है। और कौन आपका, क्योंकि कई सब ब्रोकर्स ने उस टाइम छोड़ा, बंद किया, कौन आपका एसोसिएट असलियत में है और नहीं है। तो जितनी वो कहते हैं ना, व्हेन देयर आर, अगर हाइस को एंजॉय करना है तो लो भी होना पड़ेगा। जब लो ही नहीं पता होगा तो हाई का हमें पता ही कैसे। अपने नेचर में सोचो कि अगर जब तक हम डिप्रेस नहीं होंगे, उससे बाहर आकर ऊपर का जो शॉट है कि हाँ नाउ वी आर अचीविंग समथिंग, जब तक आप लो नहीं होगे तब तक हाई को एंजॉय कैसे करो। सेम वे हाई मार्केट जाती रहेगी, लेकिन जब तक लो नहीं आएगा तब तक ना यू वोंट गेट टाइम टू थिंक
मैं सही लाइन में हूँ, सही एरिया में हूँ, सही चीज कर रहा हूँ। रिसर्च के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लोग बनने शेयर्स करते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया था, IGL का 10 ईयर सप्लाई पैक्ट है DTC के साथ, मतलब इनका कॉन्ट्रैक्ट है। IGL signed a long-term gas supply agreement with DTC to continue the supply of CNG to public transport fleet of buses। जितनी भी मतलब DTC की बसेस हैं उनको CNG सप्लाई ITC करेगा टिल 2030, 10 साल तक। और as a part of agreement, dedicated CNG filling facilities have been set up at 44 depots of DTC across Delhi and Noida। तो मतलब दिस इज वन ऑफ द कंट्रैक्ट जो IGL के पास है। इसके अलावा car manufacturers coming up with CNG variants and Delhi government directive making it mandatory for all LCV operating in Delhi to run on CNG are trigger for IGL। तो ये है कि मतलब जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो CNG वाली कार्स अब ला रहे हैं इंस्टेड ऑफ पेट्रोल डीजल वाली कार, बिकॉज ये दिल्ली गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है कि दिल्ली गवर्नमेंट इसको बहुत ज्यादा वो कर रही है, प्रमोट कर रही है। इसके अलावा 559 CNG स्टेशंस बनाए गए, ऐड किए। IGL plans to add 100 new CNG stations। Okay, तो दिल्ली गवर्नमेंट is in talks to roll out 1000 EV buses and 3000 CNG buses next year। तो again IGL will be single beneficiary from it। उसके अलावा now the focus of EV policy in Delhi is mainly on two-wheeler vehicles and there is no use of CNG in two-wheeler vehicles which does not impact the company's business। तो मतलब इस लाइन में ये था कि अभी दिल्ली जो है दिल्ली की जो EV पॉलिसी है वो टू व्हीलर व्हीकल्स पे ज्यादा फोकस्ड है, अभी कार्स में इतना नहीं आया, तो इस वजह से जो CNG की सप्लाई है वो इतनी इम्पैक्ट नहीं हुई। बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी OMC, तो ये इसके जो OMC की जो आउटलेट्स हैं आउट ऑफ विच मतलब ये 240 आर इक्विप्ड विद CNG। तो IGL is looking to set up new CNG station at smaller OMC station going forward। और IGL इसके साथ भी वगैरह डीलर ऑपरेटेड स्कीम where it has invited dealers who own land where the company construct its own CNG stations and the operations right lie with the dealer। There has been encouraging response to this scheme। This is one of the, and other is क्योंकि एयर क्वालिटी, द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सजेस्टेड, उसका मतलब समझ में आया। डीलर ओन एंड डीलर ऑपरेटेड, मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं तो पेट्रोल भरवाते ही हूँ। कई सारे जैसे पंप्स हैं, खासकर सबसे ज्यादा मेरे को दिखता है HP पे और इस पे मैं बताता हूँ BP, HP, इंडियन ऑयल। दिल्ली के अंदर कई सारे जब हम पंप्स, क्योंकि नॉर्मली आप लोग तो नहीं जाते इतना सारे इतने पेट्रोल बनवाने, कई सारे पेट्रोल पंप्स में ना पूरा जितना बड़ा मोदी जी का बोर्ड लग रहा होता है, जो मैंने बताया था एक बार जाकर बैठा था, देखो साइड मतलब लगी होती है पेट्रोल पंप्स में। तो वो जो बड़ा बोर्ड लग रहा होता है ना, उस पे लिखा होता है कईयों पे कंपनी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड। तो हमारे पास में जब हम पंजाबी बाग से आ रहे होते हैं तो पैसिफिक मॉल क्रॉस किया तो 3 पंप्स आते हैं। उस पहले वाला पंप आई थिंक HP का है, उस पे लगा हुआ है, दूसरा इंडियन ऑयल का है, उस पे भी लग रहा है कंपनी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड, और तीसरा IGL का है। क्योंकि मैं IGL पे नहीं जाता इसलिए मेरे को उसका नहीं पता। और जो नेताजी के अपोजिट है मतलब वजीरपुर डिपो के साथ, वो डीलर पंप है, उसमें कंपनी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड नहीं लिखा होता। तो कंपनी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड में ये आराम होता है
कि हाँ यहाँ पे फ्यूल भी सही होगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, मतलब जो हम सोचते हैं कि मिलावट ना हो और पूरा तेल मिले। क्योंकि इसके अंदर मेरे घर के सामने बाहर जो है सरदार का पेट्रोल पंप, वो 3 या 4 दफा सील हो चुका है फ्यूल में गड़बड़ करने, और वहां पर आज तक मतलब अगर 12-15 साल हो गए उसको खुले हुए, 100 से ऊपर तो युद्ध मच चुके हैं गलत तेल देने पर, मतलब हाथापाई मारपीट सब कुछ हुई है, गाली गलौज, और 3 से 4 दफा से सरदार का पेट्रोल पंप सील हो चुका है मिलावट की। सर ये कहाँ लिखा था, मतलब कभी ऑब्जर्व नोटिस क्या यही जैसे कंपनी ऑपरेटेड शालीमार में 2 पंप से, दोनों पे नहीं लिखा। जब आप रिंग रोड पे जाते हो स्कूटी लेकर, जो मोदी जी का पोस्टर होता है उस पे लिखा होता है, मोदी जी जो का, मतलब हाँ वो साइड में लगे होते हैं जो, हाँ तो वो बड़े साइज का पोस्टर होता है जिसमें एक किसी में मोदी जी होते हैं जो हंस रहे बने होते हैं, उनका पीछे बना होता है। हाँ इसमें आनंद जी कहते हैं ना कि मोदी जी कह रहे हैं, बोला मास्क के पीछे हंस रहे होते हैं मोदी जी कि हमने 100 रुपए में पेट्रोल बेच रहा हूँ, 105 में बेच रहा हूँ, तुम्हें मैं उल्लू बना रहा हूँ। सो वो जो बड़े वाला मतलब बहुत बड़े साइज का पे लिखा होगा कंपनी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड। अगर आप पैसिफिक मॉल NSP की तरफ से के सामने पैसिफिक की रो में जैसे ये अंडरपास आता है, अंडरपास के लेफ्ट में 3 पंप है ना पंजाब केसरी के अपोजिट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग पहले पंप पे ही लिखा हुआ है कंपनी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड। तो आई ऑलवेज ट्राई, क्योंकि मेरे को मतलब मैं क्योंकि 100-500-1000 नहीं भरवाता, जब भी भरवाता हूँ तो टैंक फुल कराता हूँ, तो वो एक गाड़ी में 3500-3600 का होता है, गाड़ी में अब 105 हो गया। पेट्रोल तो अभी हुआ था 4400 का, तो इनोवा में मेरा आता है 3600 रुपीज का फुल होता है, उसमें 44-4500 का फुल होता है पेट्रोल वाली गाड़ी में। सो क्योंकि मैं एक बार नहीं फुल कराता हूँ तो आई सी कि मैं ये जिसमें कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड हो, मैं इन्हीं 2-3 पंपों से लेता हूँ, इधर से कहीं भी जाना तो इधर से ही जाना है नॉर्मली। सो उसमें ये होता है कि क्लीन फ्यूल एंड कंप्लीट फ्यूल। जो आपने पूछा ये मिलावट से ज्यादा दिक्कत क्या होती है जी, उसके अंदर ना जो उनका हैंड होता है जिससे वो भरते हैं पाइप, उसके अंदर ना देयर इज, हम सिंपल भाषा में गरारी बोल सकते हैं, या उसके अंदर ना 20 छेद की एक ऐसा सर्कल होता है जिसमें ना 20 छेद ऐसे बने हुए होते हैं, ठीक है। उसके अंदर वो क्या करते हैं, उसमें वो चेंज करके 18 होल्स वाला या 17 होल्स वाला लगाते हैं, तो वहां पे मीटर चलता रहता है, बट उन होल्स कम है तो तेल कम आएगा, एक सिंपल सी चीज। अच्छा, और मीटर चलता रहेगा, मीटर चलता रहेगा तो आपको ऑयल कम आएगा ओवरऑल। सो दिस इज हाउ ये गड़बड़े करते हैं। तो मेरा बेसिकली कहना था कि आपको कि हाउ दे आर डूइंग, कि लैंड मेरी यूपी में ये बहुत ज्यादा हुआ था, लैंड मेरी सेटअप ये कर रहे हैं कंपनी वाले, और सेटअप करने के बाद मैं ही चलाऊंगा, तो ये जो ऊपर की सेटअप का कॉस्ट है वो कम हो जाता है। तो 1 सेकेंड, अनिल अंबानी ने यहाँ पर भी एक डिफॉल्ट किया था, उसने 2500 लाइसेंस बांटे थे रिलायंस के पेट्रोल पंप खोलने के, कुछ खुले भी 150 की जमीन जिनकी थी, तो 2500 लाइसेंस दिए, उनकी सिक्योरिटी ली 20 लाख, 20 लाख पर पंप सिक्योरिटी लेगी, तो आप सोचो 2500 इंटू 20 लाख। उसके बाद जो उसने तेल सप्लाई किया, अब आपने आपकी जमीन है, आपने खर्चा कर दिया, कंपनी ने कहा मेरे को पैसे दे दो, मैं तुम्हारा पंप भी लगा दूंगा, मशीनें भी दे दूंगा, सब कुछ कर दिया। उसके बाद बदमाशी क्या हुई, इंडियन ऑयल, HP या BP, ये जो तेल बांटने की कंपनी है जो हमारे दिल्ली में सबसे ज्यादा है, वो तेल दे रही है 50 रुपए लीटर, इसके पंप पे जाते तेल मिल रहा है 52.5 रुपए लीटर। और फिर पागल जो घर पे तेल महंगा खरीदेगा, हमें 50 पैसा महंगा ना खरीदे, हम 2.5 रुपए क्यों देंगे ज्यादा पर लीटर में। अब बताओ कैसे होगा हल, सारे बात ये है यूपी। दीपक जी पेट्रोल पंप खोलने वाले थे, गॉड सेव इट, 1 करोड़ प्लस उनका नुकसान जाता, जमीन है उनके पास, 1 करोड़ प्लस लॉस जाता। मैंने कहा जी, मैंने पूछा, हमें किसी तरह नहीं है उसमें किसी फंक्शन मिले, मैंने कहा जी अनिल अंबानी की कंपनी है, सोच के करना, सोच समझ के, ये ऐसे ही है बस आदमी,
उस और जो फूफा यूएस वाले फूफा जी हैं, उन्होंने अनिल अंबानी की कंपनी के रिलायंस आरकॉम जब मुकेश अंबानी से शिफ्टेड टू अनिल अंबानी, तो उन्होंने गुड़गांव में 100 टावर्स लगाए थे। मतलब उन्होंने कंपनी में पार्टनरशिप करी, उस कंपनी ने 100 टावर्स लगाए। ही पर्सनली नोज मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी, मैं फूफा जी। आरकॉम का राइट हैंड मुकेश अंबानी का IIT दिल्ली, अंकल मस्ट बी 85-86, वो मेरे साथ, वो अंकल डायरेक्टर ऑफ आरकॉम, मेरे साथ यूएस में 5 दिन हम साथ रहे एक ईयर में। इतना मैं क्लोजली बता सकता हूँ, वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मेनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड कॉम केम टू यूएस टू अटेंड माई सिस्टर्स मैरिज। स्टिल अनिल अंबानी ने फूफा जी के पेमेंट करने थे 100 करोड़, वो पे नहीं करे और यहाँ पर FIR रजिस्टर हो गई। ही नोज सोनिया गांधी, राजीव गांधी, और नीचे तो सारे नाम ले लो, अडवाणी एंड एवरीवन, अटल बिहारी, जो उनके घर आके रुकते थे। एंड इंडिया पे आने में उन पे बैन लग गया कि इंडिया आके अरेस्ट करो। सो देन वो सब मैनेज हो गया बात लेटर ऑन। बट दिस इज हाउ ये जो PSUs के साथ काम कर रहे हैं ना, ये इतना खतरनाक है। एंड रोहित सर इज टेकिंग दैट ऑन माय ब्रदर कि वो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के साथ काम करना इज गुड, पेमेंट इज क्वाइट सिक्योर, बट अगर करप्शन या करप्शन के चार्जेस आए उसके बाद तो सीधा CBI का मैटर आएगा। सो बेसिकली मेरे को बस यही PSU का एंगल बताना था कि व्हेन यू आर वर्किंग, लोग कंपनीज, मतलब इतना सिंपल नहीं है कि तेल की कंपनी खोल ली एंड या तेल का पंप खोल लिया तो यू विल ऑलवेज गेट इनटू गुड बेनिफिट्स। रोहित का एक फ्रेंड है जिसका एक पंप है गुड़गांव हाईवे पे ही, आई डोंट नो 32 माइलस्टोन देखा है कि नहीं देखा। 32 माइलस्टोन के अपोजिट माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, उसके बाहर रोहित के दोस्त का पंप है। 3 महीना कोविड में मैंने पूछा भाई सेल होती थी, मेरे को ये मेरे बड़े एक्साइटिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो ही सेड भैया 3000 की सेल होती थी, 3000 की रोज की सेल कोविड के 3 महीने में, और 30,000 का तेल हवा में उड़ता, क्योंकि इसमें लॉस भी तो है, हवा में भी तो उड़ेगा तेल, क्योंकि वो तो पेट्रोल तो उड़ जाता है ना जी। कहते सैलरी तो आप छोड़ दो, सैलरी बिजली, और क्योंकि गवर्नमेंट से नोटिस आ गया कि आप कोविड में पेट्रोल पंप बंद नहीं कर सकते, एसेंशियल सर्विसेज है, तो पंप भी खोलना है। 3000 की सेल करी है रोज, 30,000 का तेल चलाया है, और सैलरी बिजलियां वो सब कुछ छोड़ दी। सर वैसे आरजीएल में भी ये हुआ था कि कोविड की वेव्स में इनकी सेल्स हैम्पर हुई थी और नुकसान हुआ। वो तो देखो जब गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो गाड़ियाँ ना बिकी ना चली तो सबसे ज्यादा तो वहीं से इनको आ रहा था ना, आ रहे। और जो निकालने वाला है वो कहता है मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि सप्लाई तो पीछे से आती रहेगी। इसीलिए मार्च 20 में, अब यहाँ पे मैं बहुत अच्छा लॉजिक देता हूँ, मार्च 20 में जो क्रूड मतलब $50 पर बैरल था, बैरल हो गया 30 लीटर का पीपा, ठीक है, $50 बैरल था, वो चला गया -$150 बैरल। कि अगर आपने नहीं आपने तेल, अगर आपने तेल रख रखा है, खरीद रखा है, तो पैसा दो, और तेल तो अब आपका तेल तो 0 हो गया मेरा, एंड मेरे को पैसा दो किस चीज का स्टोरेज कॉस्ट, किस चीज का स्टोरेज आपने वहाँ पे स्टोर करा हुआ है, तो किस चीज की स्टोरेज कॉस्ट, या तो आपका तेल किसी शिप में है, या किसी कंटेनर में है, या किसी वेयर हाउस में है, मतलब जो उसकी जैसे पंजाबी बाग में नहीं है बिल्डिंग गोल गोल, बड़ी में बहुत सारी, पंजाबी बाग मेन रोड पे एक तरफ डिपो है और एक तरफ ये पंप्स है बहुत सारे, तो इनमें या तो 3 जगह में आपका तेल रखा है, तो अब आपको इसकी स्टोरेज कॉस्ट दो। पूरे दुनिया में 20 मार्च के आसपास, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है, चाइना दूसरा कंज्यूमर है, सब जगह लॉकडाउन लग गया, पूरे दुनिया में तेल के शिप्स वहीं के वहीं खड़े रह गए। ऐसे ही कंटेनर्स, जो तुगलकाबाद कंटेनमेंट जोन है, कंटेनर का जोन है, ऐसे बहुत सारे कंटेनर जोन है पूरे, तो आपका सामान आ गया 3 दिन में खाली करो, अपना सामान निकाल के ट्रकों पे लोड करो, ले जाओ,
वो कंटेनर की कॉस्ट, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, अगर वो पड़ा रह जाता है और आप कस्टम क्लियर नहीं करा पाते तो कंटेनर जो बड़ा सा होता है जो ट्रॉलर्स पे चलता है कंटेनर, 25,000 रुपये डेली की कॉस्ट है। तो पता चलेगा उसमें माल भरा हुआ है 1 करोड़ का या 50 लाख का और 3 महीना छुड़वा नहीं पाए तो कंटेनर ही कंटेनर है। ये सच कहानी है। ये मेरे को कौन सुनाते हैं? अंकित हो गए, जैसे अंकित चौधरी, उनका माल आ रहा होता है। तो आप मतलब सोसाइटी वाइज, क्लास वाइज, फ्रेंड्स वाइज यू डिस्कस थिंग्स, देखो, ऑब्जर्व करो। तो जब कभी होता है चाइना कितना ओपन हुआ तो मैं अंकित से पूछता हूँ कि मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड है जो इम्पोर्टर है, कि वहां से पता चल जाता है कि कितना चाइना से माल आ रहा है, कौन सा माल आ रहा है। ये मैं सिर्फ ऑन रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप YouTube से बिटवीन दो ना, अगेन बिटवीन द लाइंस कैसे ढूंढते हो, यू टॉक टू द पीपल और द टॉपिक यू आर इंटरेस्टेड इनटू कि क्या चल रहा है सिस्टम में, कैसे सिस्टम को गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज तोड़ मरोड़ती हैं, क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो हो रहे हैं, एंड कैसे मैं अपनी रिसर्च और इन एलिमेंट से नेटवर्क भी तो ऐसा है। वो तो आज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, धीरे धीरे आज नहीं 10 साल बाद आपका नेटवर्क भी ऐसा मिल जाएगा। आई नो नेटवर्क पता है 2 एलिमेंट से बना। वन, व्हेन यू आर गुड पीपल अट्रैक्ट्स गुड पीपल। सो उन क्लाइंटों से दोस्ती हुई जो रिच भी थे एंड अच्छे लोग भी थे। सेकंड, यूनिवर्सिटी वाइज तो मेरे को आप 2-3 दिन आप पहले पूछे थे कि डिग्री से या इससे क्या मिलता है। इवन मे बी जतिन और शिवानी और XYZ must have scored more than me in 12. But the thing is, when you went to a good university, now you get good companies. So I am जाके मेरे को 40-42 मल्टीनेशनल कंपनीज के लोग मेरे फ्रेंड होंगे। सो जिनको कोई भी काम है, कोई चीज़ है तो दे कॉन्टेक्ट मी और अदर आई कॉन्टेक्ट देम। जैसे कल परसों एक हमारे टेक्निकल एनालिसिस का एक टूल है जो मेरे को IIM में मेरे फर्स्ट प्रोफेसर ने दिया, उसका नाम है गान थ्योरी या समथिंग लाइक GANN is the DH गान, GANN is the name of a person जिसने वो टूल बनाया था। उसके ऊपर NV में कुछ डाला एसोसिएशन में, मेरे पास टाइम नहीं था पढ़ने का तो मैंने अपने ग्रुप पे पोस्ट कर दिया। उन सबको पता है कि DH गान, क्योंकि हमने उसके ऊपर काम किया था स्टॉक्स में। तो कि किसी को भी अगर समझ में आए तो मेरे को बता देना इस DH गान में है क्या, क्योंकि हम लोग उसको प्रैक्टिकली यूज करने की कोशिश करी बट वो कॉन्सेंट्रेशन कम थी तो हम उसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पाए। एज पर माय प्रोफेसर वो 100% ओके थ्योरी है, रोज 15 मिनट में कमाने की। हेलो जी, ओके ठीक है जी, हाँ जी। मतलब कहाँ लिखें? जो सबसे टॉप पर है ना, जहाँ ओपनिंग है फर्स्ट पेज, वहां लिखते हैं। सही बात है, ठीक है। बाद भी फॉलो करें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। सर का फोन था, सर कह रहे थे मारुति की मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ी, रिपोर्ट तो बहुत अच्छी लगी है, तो ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। एंड उन्होंने कहा फर्स्ट पेज पे ना डेट जरूर डाल कि रिपोर्ट किस दिन में, किस दिन की। चलो पढ़वा गए। अभी तो सर ने वीडियोस ही देखे, जिस दिन सर वीडियोस देखेंगे अभी हमने सारी रिपोर्ट्स प्रिंट करके सबको दिए हैं फाइल। हाँ, जब से आपने फर्स्ट रिपोर्ट बनाई है उसकी पूरी एक फाइल बना के सबको दी है। अब ये वाली मुझे इसकी भी दे देंगे। तो सर को वो वाली ज्यादा अच्छी लगेंगी जैसे ब्रिटानिया। हाँ, क्योंकि यू आर आल्सो गेटिंग रिफाइंड ना इन दिस रिपोर्ट थे। दीपक नाइट में भी अच्छी लगी, मतलब मुझे अच्छी लगी थी। मेरे को ये बहुत अच्छी बाकी लगी। सारी अच्छी लगी, पर डीएल जो कौन सी डीएफ हम फूड का नहीं समझ आ वेरी रही फर्स्ट सबसे पहली मुझे हाँ। पता नहीं था हाउ टू डू इट, हाउ टू प्रोसीड। मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था। मेरे को नेक्स्ट कंपनी मिल गई है, सरला जी ने नाम बोल दिया गलती से, DLF। अच्छा क्या DLF ये नेक्स्ट कंपनी है। एक्सप्लोर एवरीथिंग। बेस्ट थिंग मैं उसका बताता हूँ, दिल्ली आपको पता चलेगा गुड़गांव,
दिल्ली का असली डेवलपर वॉज डीएलएफ। मोती नगर की पूरी रोड है ना जिसपे गाड़ी के शोरूम है। डीएलएफ तो कंस्ट्रक्शंस का। हाँ जी जी जी, केपी सिंह। आप मैं बीच में बोल रहा हूँ इस रिपोर्ट के, बट जस्ट टू ऐड, इन्होंने नाम लिया, मेरे को कुछ स्ट्राइक किया। वन मोती नगर मुजफ्फर रोड पे जो बड़े बड़े प्लॉट है जिसमें कोका कोला की फैक्ट्री थी, रोहित के मामा की फैक्ट्री, तीनों की। इतने रिच से कहा। एंड एलएनटी की फैक्ट्री, स्मिता का एलएनटी इंफोटेक का ऑफिस वहां, सारी गाड़ियों के शोरूम, पहले शोरूम जो खुले वहां। कोका कोला तो मैं स्कूल में 5th में या 4th में मैं खुद गया कोका कोला की फैक्ट्री फर्स्ट टाइम। वो सारा का सारा जहां नए हाई राइजेस बने हैं, ये सारा एरिया DLF 1 DLF 2 इस नाम से मुझे पता नहीं था। बोले जब मैक्स का ऑफिस बना जी और उसका एड्रेस आया ना DLF 1 का है, तब मैंने ढूंढा, मैंने को तो पता लगा ये सारे इसने काटे हैं। साउथ दिल्ली के बहुत सारे एरियाज, सैनिक फार्म से लेकर छतरपुर फार्म्स, बसंतकुंज फार्म्स एंड कई सारे, मेरे को नाम नहीं आ रहा, GK1 GK2 या कौन सा वाला, ये DLF ने पूरी पूरी हजारों एकड़ जमीन गवर्नमेंट से ले लेकर काट काट के प्लॉट बेचे। ये है DLF का बैकग्राउंड। गंदगी कितनी में चाहिए वो मेरे को नहीं पता, वो आप ढूंढना। ये हो गया वन, कहां से DLF शुरू हुआ। देन 95-96 he entered into गुड़गांव के अंदर पूरा गुड़गांव उसने किसानों से खाली करा के, जो उसका बाद में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, जो बाद में उसका जमाई बना, पिया सिंह का हस्बैंड वॉज अ डॉन इन दिल्ली NCR, जिसने जमीनें खाली कराने का काम कराता था और यूनिटेक के लिए और DLF के लिए जमीनें खाली कराता था किसानों को मार मार के, ऐसे ही मार के। और ये उसका जमाई है केपी सिंह का, एंड बिकेम नाउ सुपर रिच। ये एक स्टोरी। व्हाट पिया सिंह डूज, ये आपके लिए तीसरी स्टोरी बनेगी। जितने DLF के मॉल हैं, मेरे घर के सामने वाला तो बर्बाद है, लेकिन एम्पोरियो या DLF मॉल ऑफ इंडिया, DLF प्रोमिनेड, ये सारे मॉल्स की एक एक दुकान कौन सी होगी, उस दुकान की प्लेसमेंट क्या होगी, वो सारे पिया सिंह करते हैं। तो ये पिया सिंह का रोल है कि उसने जमीन खरीदनी मॉल के लिए और वहां पे मॉल किस डिजाइन का बनेगा और वहां पे कौन सी शॉप होगी। तो एम्पोरियो के अंदर सारी हाई एंड लग्जरी ब्रांड है, CK, DK, अरमानी, गुची, टिफनीज ज्वेलरी ब्रांड है, से लेकर रोहित बॉल, रोहित कुमार, ऋतु कुमार सॉरी, एंड मैनी मोर लाइक दिस, हुगो बॉस, कैवेलरी, बर्बरी। इन सब की प्लेसमेंट कैसे होगी, मतलब कौन सा लिफ्ट के पास होगा, कौन सा एस्केलेटर के पास होगा, और अगर किसी ब्रांड को लॉस हो रहा है और वो छोड़ के जा रहा है तो उसको कैसे होल्ड करना। जिसमें मेरे को एक एग्जांपल सबसे पहला मिला था टिफनीज का। टिफनी डिजाइनर लग्जरी ज्वेलरी बनाता है USA के अंदर, न्यूयॉर्क। तो उसको इंडिया में लाके रखना, लाकर उसको वहाँ सेटअप करना, एंड वो कह रहे हैं मेरे को लॉस हो रहा है, मैं नहीं जा रहा, मेरा माल नहीं बिक रहा है व्हाट्सएवर XYZ, क्योंकि यहाँ पे टिफनीज में जाके हार्डली पीपल बाय। एंड मैंने देखा US के अंदर दे बाय, मतलब वो क्योंकि लग्जरी है तो दे बाय नॉर्मल ज्वेलरी, टिफनीज की ज्वेलरी। सो बिकॉज वो आई थिंक डबल द रेट है नॉर्मल ज्वेलरी से, बट उसको पिया सिंह ने रोका जाने से और उसको फिर होल्ड करके उठाया। तो वेयर विल द कैफे शॉप्स विल बी, सो दैट कस्टमर कम इन विद एन एक्सपीरियंस एंड गो आउट विद एन एक्सपीरियंस। सो वो लग्जरी में एक्सपीरियंस मैटर्स मोर देन कॉस्ट, क्योंकि वो 1-2 लाख की जीन्स तो कोई मैटर, कोई आपको वैल्यू दे ही नहीं सकती, कोई वैल्यू है ही नहीं ना 1 लाख रुपए की जीन्स की। कपड़ा तो शायद 1000 रुपए 500 रुपए का होगा उसमें। सो इसीलिए मैंने आपको DLF ऐड किया कि आप पोर्टफोलियो के अंदर, तो दैट विल बी अ रियल स्टेट, अ न्यू सेक्टर। लेट्स सी व्हाट यू एक्सप्लोर। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एलिमेंट उसमें आएगा रॉबर्ट वाड्रा, हु इज अ पार्टनर, एंड हाउ यू, जो आप उसमें सर्च कर सकते हो, हाउ ही ब्राइब्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल IAS ऑफिसर्स फॉर हिज वर्क,
हाउ रॉबर्ट वाड्रा हेल्ड, एंड रॉबर्ट वाड्रा ने जितने प्रोजेक्ट शुरू करे, नेमिंग वन दैट इज बीपीटीपी, शायद जब रिसर्च करो तो नाम आए बीपीटीपी का, वो प्रोजेक्ट्स 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, आज भी जमीन है, तो कुछ नहीं हुआ। DLF is doing good, but nothing else moved. So अभी मेरे को एक और चीज याद आई, वो सिंह केपी सिंह को मेरे को बता रहा था, हाँ ये केपी सिंह को मेरे गेट पे खड़ा था। योगी जी ने तो IGL के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि एंट्री बैरियर है। वैसे तो मतलब एक कोई भी प्राइवेट फर्म इस चीज में एंटर कर सकती है, बट अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल यानी कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है अगर, तो यू हैव मोनोपोली। तो IGL वही मोनोपोली एंजॉय करता है इन दिल्ली और अदर नॉर्थ इंडियन स्टेट सच एज हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड। तो एक बार अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप हो गया तो अब कोई और आके आपका मतलब वो सेम जगह पे, मतलब दिस इज वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और एक एज पार्ट ऑफ इट्स डाइवर्सिफिकेशन प्लान IGL ये भी एक्सप्लोर करिए कि इन एरिया ऑफ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल वो डाइवर्सिफाई करे। उसके बाद रिस्क, तो CGD इंडस्ट्री में रेगुलेटरी जो है, मतलब रेगुलेटरी बोर्ड है ये जो PNGRB, तो बहुत सारी रेगुलेशंस होती हैं इन मॉनिटरिंग डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस। अदर थिंग इज ये वाला पता नहीं ये क्या था, डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ न्यूली एक्वायर्ड GAs कैन इम्पैक्ट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। ये मुझे नहीं पता, मैंने मतलब लिखा है, आई डोंट नो। नेक्स्ट इज ये जो PNGRB है हैज कम आउट विद अ ड्राफ्ट रेगुलेशन लास्ट ईयर ऑन ओपन एक्सेस। जैसे कि अभी हमने कहा कि वैसे तो एंट्री बैरियर है कि अगर एक बार डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप हो गया तो कोई और उस मतलब उसमें नहीं आ सकता है, बट जैसे अभी सर बता रहे थे कुछ प्राइवेट कंपनीज मतलब अलाउड है एक्सेस कि आप आ सकते हो, बट ऑब्वियसली वो लॉस मेकिंग ही और गवर्नमेंट की परमिशन से ही, मतलब पहले तो गवर्नमेंट का परमिशन, दूसरा इसमें लॉस कैसे होता है भाई, पहले तो गवर्नमेंट की परमिशन निकलवाने के लिए रिश्वत चलेगी बहुत मोटी, वो रिश्वत के बाद आप कितना फर्दर सक्सेसफुल हो सकते हो। एंड जब ये वाला बोर्ड है ये अलाउ कर रहा है प्राइवेट प्लेयर्स को, जैसे आपने हमारे का पैसा हो और जमीन हो तो सीधा ही हम एक पंप लगा लें, तो फिर वो प्राइवेट के पास क्यों जाएगा। और रिलायंस अनिल अंबानी के एग्जाम्पल के बाद तो सारे ही प्राइवेट लोग सतर्क हो गए ना कि हमें प्राइवेट कंपनी से डील करेंगे, ये कब महंगा फ्यूल देना शुरू कर दे या कब ये मार्जिन उड़ा दे, तो अब वो हो गया बहुत सारा खतरा। इंटरेस्टिंग कब होगा, इस फीचर से मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ, जब भी दिल्ली के बाहर जाओ, अब दिल्ली में तो आपको पता है BP का पंप है, भारत पेट्रोलियम, मतलब BP मीन्स भारत पेट्रोलियम, सेकंड IGL जो गैस वाला है, तीसरा HP और चौथा ये इंडियन ऑयल। जब दिल्ली के बाहर जाओ, खासकर खेतों के बीच में के रास्तों से निकलो तो बहुत सारे नाम और मिलेंगे जो कि मेरे लिए पहली बार होते हैं, जैसे कि SR स्टील, SR ऑयल। अब SR तो दोबारा निकल गया, लेकिन पंप आज भी है। वो तेल कहाँ से खरीदता है, वो इंडियन ऑयल या इनसे तेल खरीदता है। रिलायंस के पंप मुकेश अनिल अंबानी वाले आज भी दिखेंगे, और कई सारे ब्रांड हैं, मेरे को भी आने का, इवन चंडीगढ़ हाईवे पे भी 2-3 नाम और दिखते हैं। तो वंस यू ट्रेवल ना, रादर देन स्लीपिंग इन अ कार, देखो कि कहाँ पर क्या चीज है एंड कौन से बोर्ड लग रहे हैं जो हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको नए ब्रांड, ये बोर्ड क्योंकि वही ना, क्योंकि आपने भी MBA नहीं करा, आपने भी MBA नहीं करा, हमें ये MBA में ही सिखाया कि जो, हाँ मैं फोन करता हूँ, तो हमें MBA में ही सिखाया कि कौन पैसा खर्च कर रहा है मार्केटिंग पे,
मेरे को एक मार्केटिंग से चीज ऐड करनी है, याद आई। आपको याद है मैंने 2 बोर्ड्स का जिक्र किया था। कैन वी, एक बोर्ड लगा था यहाँ जीटी कन्ना रोड पे जहाँ पे बैंक जो शरीर में दिखा हाँ, कि कैन वी हैव अ डिनर, मतलब वो हाँ हाउस में, हाँ, कैन वी हैव अ डिनर डेट विद योर वाइफ। हाँ ऐसे मतलब एक कंपनी सोचे, कंपनी का एग्जीक्यूटिव बोर्ड लगा के करा कैन वी हैव अ डिनर डेट विद योर वाइफ। सेकंड थर्ड और भी बोर्ड है, वो मैं नहीं बोल सकता, बट सेकंड और थर्ड तो बहुत हाई लेवल के खतरनाक। मैं कहा भाई साहब ये सड़क पे कोई कैसे लगा सकता है, इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग। वो पता चला कि आपने देखा होगा मैक्स से एक मोटू सा लड़का आता था, राजेश गुलाटी करके, मैक्स से। वो कल शरीफ मैम ने बताया कि वो कल या परसों तो हमारे एक एसोसिएट था मैक्स में, जिसके साथ मैं शिमला गया था 2009 में, ताऊजी के ऑफिस 9 या 10 में 1 नाइट के लिए शिमला गया था। तो वो उस कंपनी में एम्प्लॉयड था एंड उसने वो एड्स किसी एजेंसी को देकर सेटअप किया। सो वो थे कि वो आई कैचिंग थे, उससे सेल बढ़ी कि नहीं बढ़ी वो हमें नहीं पता, बट इतने आई कैचिंग कि मैं गाड़ी चलाते हुए वो बोर्ड पढ़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वाओ, मतलब आंखें खोल दी, नींद आ रही हो तो नींद खुल जाए। सो कि जस्ट कीप ऑन इमेजिनिंग द थिंग्स जो उसमें लिखी, जस्ट अ लाइन, ये है एमसी। मैं कि मेरे को इतनी जिज्ञासा ये कौन सी कंपनी है, मैं इसका नाम देखो, इतने बड़े बोर्ड पे जैसे ये पीआर लिखा है, उतना सा कंपनी का नाम कि ज्वेलर्स का भी तो था, आपने फोटो ही भेजी थी मुझे, किसकी, किसी ज्वेलर्स ने लगा रखा था रिंग्स के ऊपर, नहीं जैसे कुछ एमसीडी थी, वो भी अच्छी सी। हाँ 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 हाँ, वो बोर्ड लगा था नेताजी सुभाष प्लेस के बाहर। हाँ, ऑसम, इतना सुंदर बोर्ड, मतलब ऐसा लग रहा था कि रियल में कोई ऑर्नामेंट्स पहन के खड़ा है। मैं बोर्ड देखे यार ये है करके, तो वो ना उस कंपनी ने खर्चा किया, अच्छा लगा, उसको एक्नॉलेज करो कि हाँ तुमने कुछ अनोखा सा काम किया। अब मैं क्या अनोखा अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए। तो अगला रिस्क है अनअवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल गैस। तो जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस है ये एक स्कार्स रिसोर्स है। तो मतलब अगर नॉन एलोकेशन ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट, जितना अमाउंट चाहिए अगर उतना नहीं मिलता है ऑफ लो कॉस्ट नेचुरल गैस बाय द गवर्नमेंट, तो एक एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं मार्जिन पे। और लास्ट है फ्लक्चुएटिंग गैस प्राइसेस, जो आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अप्रैल में कंपनी IGN 6 टाइम अपने मतलब 6 बार अपने प्राइसेस इंक्रीज कर चुकी है, 6 बार अप्रैल। और मतलब दिस इज लाइक ड्यू टू, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस राइज हो रहे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस राइज हो रहे हैं, और इसीलिए जो कंपनी को जो मतलब कंपनी का जो रॉ मटेरियल है LNG, उसके क्योंकि प्राइस राइज हो रहे हैं, तो इसलिए कंपनी बार बार CNG और PNG के प्राइसेस राइज कर रही है। तो दिस इज, तो इससे वैसे तो इनका प्रॉफिट मार्जिन इम्पैक्ट होगा, लेकिन ये क्या करते हैं कि क्योंकि इनको एश्योर्ड सप्लाई होती है गवर्नमेंट से, कि मतलब इनको लाइक कंपनीज लाइक IGN इनको एश्योर्ड सप्लाई है कि इन्हें इतनी रिक्वायर्ड सप्लाई होगी ही, तो ये क्या करते हैं कि बस मतलब प्राइस हाइक कर देते हैं सो दैट इनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। और एक ये रिस्क है जिसकी मतलब मैंने पूरी स्लाइड ही डाल दी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेकिन मतलब क्योंकि बढ़ रहे हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो दिस लॉन्ग रन में ये एक रिस्क पोज कर सकता है। लॉन्ग रन में बहुत बड़ा रिस्क होगा जब अभी आए तो नहीं आएगा जब, मतलब हम ये कि वो जो मतलब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, वो दादा खरीदे पोता बढ़ते वाले शेयर खत्म हो गए। उसके अंदर पता है एक और बात होगी, गाड़ी की मारुति और ऐसी हीरो होंडा, ये कंपनियां कौन सी उड़ जाए। हिंडे, मतलब सॉरी हिंडे तो लिस्टेड नहीं है, टाटा लिस्टेड है, तो टाटा लिस्टेड है, अशोका लेलैंड लिस्टेड है, बसेस में फोर्स मोटर लिस्टेड है,
और से महिंद्रा लिस्टेड है, और बाइक्स में हीरो होंडा लिस्टेड है, बजाज लिस्टेड है। मतलब लॉन्ग टाइम के लिए नहीं कर सकते। हाँ, लॉन्ग टाइम के लिए अब इन पे भरोसा नहीं कर सकते। किसको टाटा मोटर्स लिस्टेड है, बस टाटा मोटर ने 2 काम अच्छे करे। पहला चिप की फैक्ट्री डाल ली, दूसरा बैटरी की फैक्ट्री डाल ली, और तीसरा अपनी अब पहली गाड़ी लॉन्च कर दी। क्योंकि वो फिर बैटरी वाली बनाना शुरू कर देगा। बैटरी वाली बनाना शुरू कर देगा जी, बैटरी का चीजें पता चल जाएंगी। और क्योंकि गवर्नमेंट में बंदे बैठे हैं तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है। इसके अंदर महिंद्रा भी पीछे है, मारुति पीछे है, लेकिन अगर अक्खड़ स्वभाव में रह गए तो जो कोडेक का हाल हुआ कि हम डिजिटल कैमरा नहीं लॉन्च करेंगे, हमारा कैमरे का रोल नहीं दिखेगा, तो वो कोडेक की तरह खत्म हो जाएंगे। इसके अंदर जो मेरे पास जो गडकरी की तरफ से इंफॉर्मेशन आई थी वो मैं शेयर कर लेता हूँ ऑन दिस रिकॉर्डिंग इवन, कि व्हाट लाइक इंडिया में 2 चीजों की सबसे ज्यादा शॉर्टेज है, चिप की जो गाड़ी में लगता है, मदरबोर्ड, एंड सेकंड बैटरीज। तो चिप की फैक्ट्री डाली है रिलायंस ने भी तो डाली है। रिलायंस और ऐसी मुकेश अंबानी को भी इसने चिप की फैक्ट्री और बैटरी की फैक्ट्री लगवा दी है। तो उसका तेल बिकना कम होगा जामनगर प्लांट का, क्योंकि रिफाइनरी है, वो लॉस कंपनसेट कर देगा बैटरीज एंड फाइबर्स। तो इसके अंदर सीरियसली अगर किसी मिनिस्टर का कभी मतलब जब फ्री टाइम हो, गडकरी का इंटरव्यू जरूर ओपन करा करो, कि गडकरी की जहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको पूरा सुनना, और किसी मिनिस्टर किसी पॉलिटिशियन को मत सुनना, वो उससे बड़ा विजनरी पॉलिटिशियन नहीं होगा। द थिंग ही सेज एंड द थिंग ही स्पीक्स, मैंने पीछे उसको सुना और काफी सारी चीजें उसने ऐड करी ऑटोमोबाइल एंड एनर्जी, क्योंकि हमारे लिए ना 2 सेक्टर्स बन जाते हैं, वन इज ऑटोमोबाइल्स, सेकंड इज पावर सेक्टर। तो और पावर ही है जो शिफ्ट करता है रियल पावर अमंग द सिस्टम। सो ईवी बहुत बड़ा थ्रेट है, पूरी इकोनॉमिक्स ऑटोमोबाइल सेक्टर की अब शिफ्ट हो जाएगी ईवी आने। और इसके लिए कंपनी इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर मीटिंग द चैलेंज बाय बिकमिंग अ पार्ट ऑफ वैल्यू चेन इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिजनेस। तो कंपनी ने सेटअप करे हैं ईवी के चार्जिंग फैसिलिटी एट इट्स सीएनजी स्टेशंस। कंपनी plan to set up approx 50 EV charging stations to cater 2-wheeler, 3-wheeler by the end of this financial year. इसका मैं रियल बताता हूँ। मैं एक ब्लॉगर को देखता हूँ गौरव जून करके, ही इज फ्रॉम मालवीय इटसेल्फ। सो इसीलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि कोई भी फ्री टाइम में ब्लॉगर्स को फॉलो करता हो या तो पता चले तो कि हम एक एंटरटेनमेंट वाली चीज देख रहे हैं, बट उसके अंदर भी मैंने क्या पिक किया, 3 दिन पहले का ब्लॉग आया कि मैं यूपी जा रहा हूँ एक नया बिजनेस शुरू करने। तो मैंने कहा है अभी घर खरीदा, फिर फॉर्च्यूनर लेजेंडर खरीदी 55 लाख की, और अभी कह रहे मैं जमीन खरीदने जा रहा हूँ यूपी में नया बिजनेस खरीदने, और ब्लॉगिंग से इतना पैसा, ठीक है। सो मैंने कहा देखो क्या बिजनेस शुरू करा पागल। तो उसने बिजनेस क्या, मैं जेपी एक्सप्रेस हाईवे पे दिल्ली आगरा, वहां पे मथुरा के पास बीघा में जमीन देख रहा, 95 लाख रुपए बीघा से लेकर 1,40,000 रुपए बीघा की जमीन। मैंने कहा 2-3 करोड़ की जमीन खरीदने पहुंच गया। मैं यहाँ पे पेट्रोल पंप लगाऊंगा सीएनजी एंड ईवी का। तो आपने जो लाइन बोली ना, तो मैम ने क्या लाइन बोली कि जिसमें सीएनजी मिले और इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग के स्टेशन, ठीक है। सो दोनों बातें लिंक कर दी। तो आई वाज लुकिंग एट ब्लॉगिंग, तो मैंने शेरी को बोला ये देखो, ये क्योंकि वो उसके घर के पास आता है, मैं कहा देखो कंजर वहां जा रहा है जमीन खरीदने। सो मैंने कहा है निखिल हम क्या कर रहे हैं, मैंने कहा 2 करोड़ की जमीन खरीद जा रहा है। मैंने कहा हम ये अपनी कंपनी खोल के 2 करोड़ की जमीन नहीं खरीद सकते, और कह रहे मैं इस पे ना इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का स्टेशन खोलूंगा जिसमें सीएनजी होगी। नाउ दिस इज योर लाइन कि पीपल आर लुकिंग इनटू इट। सो जब हर सांस कीमती हो, आप बिटवीन द लाइंस कैसे पढ़ोगे, हर सेकंड कीमती हो। मैं ब्लॉग देख रहा हूँ,
फॉर माई एंटरटेनमेंट 15 मिनट्स ब्लॉग है, बट वहाँ पे मैं क्या पिक कर सकता हूँ, व्हाट द पीपल आर डूइंग, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, जिनको टच करते हैं उसमें वो क्या निकाल के लाते हैं। बस समझ में आ गया हर सेकंड का क्या मतलब है, वो ये मतलब जी बराबर जी। तो कुछ ओवर द मतलब कुछ महीने पहले से IGL के स्टॉक प्राइसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहे हैं। इसके दो रीजंस हैं। द फर्स्ट इज द फॉल इन फर्स्ट रीजन फॉर द फॉल इज राइज इन नेचुरल गैस इंपोर्ट प्राइसेस। तो जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जैसे कि हमने देखा था, हम 55% इसके इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो जो इंपोर्ट के प्राइसेस हैं दे हैव रिजन और LNG प्राइसेस हैव जंप अप टू मतलब 15 गुना हो गए हैं इन लास्ट 1 ईयर। और दूसरा रीजन अगेन ये बोल रहे हैं कि थ्रेट ऑफ EV की वजह से स्टॉक प्राइसेस गिर रहे हैं IGL की। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है जिसमें प्रोमोटर्स के पास 45% है, DII 21.68% और FII 20.23% और पब्लिक 38%। तो अब थोड़ा पीयर कंपैरिजन करते हैं विद फाइनेंशियल्स। तो 4 है IGL, गुजरात पेट्रोनेट, महानगर गैस और अडानी टोटल गैस। तो इसमें सब में अगर सबसे पहले हम वैल्यूएशन देखें यानी कि PE, तो अडानी गैस इज हाईली ओवरवैल्यूड। ये 476 के PE पे ट्रेड करे आज की डेट में। हाँ, और जबकि अगर बाकी GCD कंपनीज की बात करें तो वो फेयरली वैल्यूड है एट करंट वैल्यूएशन, जिसमें IGL का PE है 18 और गुजरात का पेट्रोनेट का PE है 9.7 और महानगर का है 12, जिसमें गुजरात पेट्रोनेट अभी सबसे अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम सेल्स की भी बात करें तो जैसा कि हमने देखा था, गुजरात इज द लार्जेस्ट और उसके बाद IGL है सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन GCD। तो गुजरात की जो सेल्स है वो 5,490 करोड़ है, जबकि IGL की इसकी हाफ है। सो इट इज मतलब गुजरात की सेल्स इज डबल ऑफ IGL। अच्छा जी। एंड इवन पता है मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, मैंने गुजरात स्टेट पेट्रोनेट का किसी क्लाइंट ने शेयर वाइज मेरे से कोई डिस्कशन कभी करी नहीं होगी। मतलब इतने सालों में अदानी, महानगर, मतलब नंबर 1 पे IGL कह लो, दूसरे नंबर पे अदानी टोटल गैस की डिस्कशंस हुई हैं, इसकी हुई है। इनका थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, मेरा मोबाइल बिजी है, बट सीरियसली आई एम टेलिंग मेरे को ढंग से ये नहीं होता गुजरात स्टेट पेट्रोनेट का शेयर है भी, पर है तो क्या रेट, तो मैं वो सर्च कर रहा हूँ। रेट है 200 कुछ के आसपास, मतलब बहुत अच्छे PE पे मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो मैं वही सर्च कर रहा हूँ कि सलन एक चीज देखो इन्होंने खोली बड़ी अच्छी दिखाई, मैं वही सर्च कर रहा था, मिल नहीं रहा। अरे माता हाँ ठीक है स्टेट वो देखो, मेरे को उसका शेयर का प्राइस था NSE, स्क्रीनर से मत देखो, NSE पे मेरे को बहुत सारी चीजें दिखती है NSE पे, उसकी ओल्ड साइट लिखे एंड जहाँ पर बस नाम था गुजरात GUJA क्या शेयर कर रहे हैं? गुजरात क्या है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। मैं ये कह रहा हूँ कि DP के अंदर किसी ने मेरे से जिक्र किया हो, या ये शेयर का आइजन मैंने कहीं डाला हो, मुझे नहीं पता। इतने दिनों से तो मैं बैठे हूँ ऑफिस। मैडम ने अभी स्लाइड दिखाई, वापस जाएंगे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम यही है, और IGL से जिसकी डबल का सेल है वो ये कंपनी है। शायद क्या पता कोई वो आया फिजिकल शेयर्स वगैरह के आइजन वगैरह में अभी लेटेस्ट 20 अगस्त इसका 200 और लो हाई ट्रेड और 274 रुपए का, और अच्छे PE पे मिल रहा है। मतलब हम गुजरात स्टेट पेट्रोनेट को फ्यूचर में ना स्टडी करते हैं, DLF के बाद अगला काम अगर आपको याद रहे ना तो इस पे स्टडी करते हैं। ये एक शेयर बन गया है जिसपे हम बाइंग कर रहे हैं।
हाँ, क्योंकि ये उससे भी ज्यादा ले रहा मतलब है, हाँ। इसकी सेल ज्यादा हो रही है तो इसकी से ज्यादा हो रही है। अब वो सर इस वैसे slide ये में- जो हम मतलब स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं वैसे तो वो क्वार्टर सेल्स है, बट अदरवाइज भी गुजरात जो जो हाँ। गुजरात गैस है वो आईजीएल से मतलब आईजीएल सेकंड लार्जेस्ट है, गुजरात इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। और अच्छा अब इसमें दूसरा देखो जी, इसकी 5400 की सेल है, इसकी 800 की सेल है, मतलब उसके से वो 5400 रुपए या 800 रुपए। अदानी गैस तो पता बहुत महंगे में मिल रहा है, बहुत महंगे 1900 में- कुछ पे। हाँ, वो उसकी सेल कुछ नहीं है, हाँ उस प्रॉफिट का फर्क देखो 294 133। 32 तो मतलब कहाँ क्या गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये बस यही वो बिटवीन द लाइंस होता है जब हमारे सामने फिगर्स आती हैं। मैं इस लेवल भी हिमांशी को बोलना चाहता हूँ, हिमांशी अगर ये कहीं से कॉपी नहीं किया तो यहाँ पर एक स्लाइड और ऐड कर दे। ये स्क्रीनर से डेटा लिया, डेटा। टेबल खुद बनाया, उसके बाद ये सब तो एक ना सीएमपी की और करंट मार्केट प्राइस, हाँ। उससे ना ये आराम होने का कितने का है ये शेयर? कितने का हाँ। है इस डेट पे, तो हमें ना ये पता रहेगा कि मतलब मैं जो इसमें देख रहा हूँ, हम आईजी में बात कर रहे थे 18 पी है, 18 पी होने के बाद 18 पी होने के बाद उसकी 2200 रुपए की सेल है, हाँ 2200 बेचकर 374 कमा रहा है। हाँ आरओसी छोड़ दो, मुझे समझ नहीं आता, और ये मिल रहा है मानो 100 रुपए का, हम्म, उसके नीचे 9.7, हम्म, इससे दुगने से भी ज्यादा माल बेच रहा है, प्रॉफिट कम क्यों है? हाँ हम्म। मतलब माल ये तो मैं ज्यादा बोलने लेते वाली थी हैं। अभी कि और in profit terms तेरा of कम है। profit margin, IGL is the highest. हाँ IGL has the highest profit margin. हाँ, तो जब हम अब इस कंपनी को कभी स्टडी करेंगे ना, हाँ। तो प्रॉफिट कम क्यों है, ये एक क्वेश्चन मार्क से शुरू करना है। जब सेल ज्यादा है तो प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। हाँ, ये बस एक चीज है, अदरवाइज ये गुजरात बहुत अच्छे आरओसी पे भी ट्रेड करा है, मतलब अगर हम इसका आरओसी भी इतना ज्यादा 37%, वो मतलब वही है ना, अडानी के शेयर लेने लोगों को वो नहीं है एक हाइप कि अडानी के कि he is the शेयर। next अंबानी। हाँ। बट यहाँ पे बड़े सर क्या कहते हैं कि अगर अदानी ने अंबानी के पैरों में नहीं लेटा, तो जो भी अंबानी के बराबर आया उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया अंबानी ने। तो उसमें उन्होंने नाम बताए, परसों बात हुई थी, उन्होंने बताया अनिल अंबानी, सुब्रतो रॉय सहारा, ये दो नाम और आई फॉरगॉट, कहते जो भी उसके बराबर पहुंचने की कोशिश करा उसको जड़ से खत्म कर दिया, घर खत्म कर दिया। I'm talking about the big brands, Unitech and मोदीज में IPL वाले, कि तुम 2 नंबर का काम करोगे और बड़ा बनने की कोशिश करोगे, खाता ललित मोदी IPL कमिश्नर। सो मेन मेरे को यहाँ पर जो ढूंढना चाहिए ना कि आप आगे बढ़ो, मैं आपके मोबाइल में सर्च करना शुरू करता हूँ कि गुजरात स्टेट का ये हाल क्यों है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग कंपनी। हम अब तो मतलब अब और थोड़े फाइनेंशियल्स के आ जाते हैं सिर्फ आईजीएल के, कि जून 2020 में सेल्स गिरी थी, बिल्कुल हाफ हो गई थी, 1500 से 600 कोविड क्वार्टर। उसके बाद से सेल्स अच्छी बढ़ रही है, उसके बाद से तो मतलब ये स्क्रीनर का डेटा है, सेल्स अच्छी बढ़ रही है, 1500, 1200, 1800 और फिर ये क्वार्टर वाइज 2200। लेकिन मुझे ये प्रॉफिट भी था, मतलब ईयरली जो अभी हम ईयरली रेशियोज पे आएंगे तो वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है वैसे। चल क्वार्टरली अगेन इधर 291 का प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन कोविड में सिर्फ 35 इनकम होगी तो उसके बाद 380, 382, 375, 278 अगेन आई थिंक सेकेंड वेव इम्पैक्ट, 2419 और 375 नेट प्रॉफिट। अब कुछ और रेशियोज की अगर बात करें, ईयरली वाइज सेल्स आईजीएल की 42 से 49, 63, 73 ये अच्छी इंक्रीज हो रही है, जबकि फिस्कल ईयर 20 कोविड वाला है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अच्छा फिस्कल ईयर 21 में आई थिंक कोविड इम्पैक्ट इंक्लूड किया होगा इन्होंने कि 7,000 में हाँ कि 7,000 से ये सेल गिरी है 5,000 पे, जबकि इन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेंशन किया है, जब मतलब इनकी खुद की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और इसके साथ वही सेम जिस तरह सेल्स बढ़ी है उसी तरह प्रॉफिट एंड देन इधर डिक्रीज हो रहा है।
तो यहाँ पे इसलिए 21 का इसलिए हुआ अप्रैल मई में कोविड का वो हुआ। हाँ जी उसी वजह से ना? जी, क्योंकि आप मान के चलिए ना जी, उस टाइम नवंबर में भी इशू आ गया 20 में, 3 महीने इशू रही रहा। उसके बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खुला, फिर अब मई और अप्रैल और मई 21 में लॉकडाउन हाँ, मई तब प्रॉब्लम्स बहुत हैवी लॉकडाउन हुए। तो क्या है ना जी, आप हम डाटा सोचते हैं दिल्ली, लेकिन बम्बई महानगर में इनके तो लॉकडाउन और लंबे लंबे चले ना। जब सारे लोग घर पे बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो कन्वेंस तो चल ही नहीं रहे, चल ही तो लोग जा ही नहीं रहे, तो फिर कैसे? सिर्फ मैं जा रहा था, हैं? मैं जा रहा था गाड़ी लेके, मैं निकलता था रोज। सलाह मैडम भी करी, मैं पैदल आ रही हूँ। मैं तो क्या निकल तो उनसे कंपनी डिविडेंड भी ठीक देती है IGL। उसके बाद एवरेज सेल्स पर डे। PSUs के अंदर डिविडेंड को हमेशा अवॉइड करना एज अ रिसर्चर। एज अ इन्वेस्टर डिविडेंड बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने किया, कुछ क्लाइंट्स के सामने ना मुझे डांस करना है, इन द सेंस उनके सपने में रहना है, ठीक है, यू अंडरस्टूड। हाँ, जो सो अगर मुझे डांस करना है कि वो मेरे को वो मैं उसको टच करता रहूं, या वो मैं उसके ड्रीम्स में रहूं, तो PSUs के शेयर दिला दो, सबसे अच्छा है। साल इसको में डिविडेंड आता रहेगा तो वो टचिंग होती रहेगी। टचिंग होती रहेगी, साल में 3 से 4 दफा। ये AY से सीखा मैंने। एंड इसमें डिविडेंड आता क्यों है? प्रॉफिट ना हो तो भी डिविडेंड आएगा। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा कि डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट के पार्ट से तो डिविडेंड देगा ना? जो कि शेयर होल्डरों को डिस्ट्रीब्यूट कराता है। एंड जनरल इज अ पार्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, है ना जी। सिंपल सी ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ा। बट PSU के केस में प्रॉफिट ना भी हो तब भी डिविडेंड आएगा। क्यों? क्योंकि जो आपने पिछली स्लाइड में बोला, 45% इज अ प्रमोटर। Who is a promoter? Promoter is a government of India. So वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खाते में जाता है, प्रेसिडेंट के थ्रू कैबिनेट मिनिस्ट्री में चला जाता है। तो ONGC, IBP, ऑयल इंडिया, CMC, जितने PSUs के नाम, सारी लॉस में है, और साल में 4 दफा डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड दे रहे हैं सब लॉस में। क्यों, कहां से दे रहे? ये है जो कंपनी खा रही है। अब उसमें गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है, या IAS ऑफिसर ऐसे करप्ट हैं, ये क्या है नहीं पता, भगवान जाने। बट डिविडेंड जरूर आएगा। सो एज अ रिसर्चर हमें उसके डिविडेंड को अवॉइड करना है, डिविडेंड को एज अ फैक्टर। बट एज अ मार्केटियर डिविडेंड सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है, बिकॉज हमें डांस करना है कस्टमर। तो सल्ला जी मेरे से पूछा, कुछ क्लाइंट्स का माल लिया कि क्यों दिलवा रहे हैं, मैंने कहा सिर्फ उनको टच होता रहे कि हम भी हैं। तो साल में 4-5 दफा तो जानबूझ के मैंने वो शेयर्स लिए कि उनको दिखता रहे हाँ डिविडेंड आ रहा है। और 2-3 साल में, मुझे पता है 2 से 3 साल में कंपनी कहीं मरने नहीं वाली है, 2 से 3 साल में उसका सारा कैपिटल वापस आ जाएगा। टैक्सेबल भी होता है। हाँ, टैक्सेबल होता है। उसकी तो बहुत सॉलिड स्टोरी है, बताता हूँ। 2018 तक डिविडेंड कंपनी जो देती थी, हम उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोलते हैं, DDT। वो अगर IGL डिविडेंड दे रही है तो 100 रुपए आपके मेरे हमारे खाते में आया, तो 27 रुपए टैक्स वो काट लेगी। कौन? IGL कंपनी काट के टैक्स जमा करा दी थी सीधे सरकारी खाते में। और 70 कितने में, 73, हाँ 73 हमें दे देती थी। 18 में क्या कर दिया जेटली साहब, उन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऐसे हटाया कि कंपनी नहीं काटेगी, हम तीनों जमा कराएंगे। ठीक है, मतलब हम तीनों को 100 रुपए मिल जाएंगे, उसमें से 27 रुपए आप जमा करो। हमारी कैसे तीनों की बल्ले बल्ले हो गई, हम तीनों की सैलरी 5 लाख से कम।
तो टैक्स के उसमें तो हम आ ही नहीं रहे, तो हम वही नहीं मिले। टैक्स पे ही करेंगे। तो जो आपने एंगल बोला वो बोला नेगेटिव साइड से, मैं उसको पॉजिटिव देखा कि ये तो और बल्ले बल्ले हो गई, मैं तो टैक्सेबल इनकम में हुई नहीं, अब मैं हूँ, ठीक है, मैं होने दो मेरे को, मैं आधे अपनी बीवी में डाल देता हूँ, आधे बच्चे में डाल देता हूँ, तो वो भी टैक्सेबल नहीं है तो मैं भी नीचे हो गया, वो भी नीचे हो गया, नीचे वो तो उनका है ही टैक्सेबल है, नहीं, वो taxable टैक्सेबल है ही में नहीं। है। बहुत सारे ऐसे गिमिक्स हैं जो कि जिसपे आप वर्क कर सकते हो, इसीलिए जिन पर्टिकुलर क्लाइंट्स का मैं बता रहा हूँ उन सबकी इनकम इज बिलो टैक्स, सो उनको डिविडेंड इनकम डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अनटिल अनलेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्स विद अ पॉलिसी कि आपको 100 रुपए डिविडेंड मिल रहा है, तब भी आप रिटर्न फाइल करोगे। अगर वो ऐसी कोई पॉलिसी बनाते हैं तो एक डिफरेंट स्टोरी बन जाती है। तो कंपनी डेट फ्री है, IGL, सेल्स बहुत अच्छी नहीं रही, 6% ओवर द लास्ट 5 years, प्रॉफिट कैगर रहा है 20% ओवर लास्ट 5 years, और डिविडेंड अच्छा दे रही कंपनी, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी लास्ट 5 years 3 years एवरेज देखे तो 20% दे रही है, विच इज गुड। उसके बाद कोविड इम्पैक्ट आया था जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी, क्योंकि मतलब लेकिन अब ओपनिंग ऑफ स्कूल, नॉर्मलाइजेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल स्पेस लाइक मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, और ये सब तो फिर अगेन IGL की जो सेल्स है वो ग्रेजुअली रिकवर हो रही है, और IGL within the regulated ONG PSU space is a unique company which has been consistently reporting growth with superior return ratios. उसके बाद conclusion, तो IGL के पास अच्छा ग्रोथ मोमेंटम है, क्योंकि मतलब इन लॉन्ग रन EV आ सकता है, लेकिन अभी टाइम लगेगा, और तब तक CNG के थ्रू बहुत अच्छा मोनोपोली है कंपनी के पास, और ये और भी कैपेक्स कर रही है अराउंड 25,000 करोड़ का इन नेक्स्ट 2 years IGL, तो डिमांड दिख रही है इसलिए वो कैपेक्स कर रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी बहुत इनिशिएटिव दे रही है, with the government growing trust on natural gas and its vision of making India a gas-based economy, the GCD sector is growing at fast pace. Or after completion of 10th round of bidding by PNG-RB, 70% of country population and 50% of its total area. अच्छा, इसमें मतलब ये बता रहे हैं कि अभी 70% ऑफ द पॉपुलेशन और 50% ऑफ टोटल एरिया है जो GCD के अंदर कवर हो रहे हैं, यानी कि अभी भी कुछ ऐसे एरिया हैं जो अनटैप्ड हैं, तो वहाँ पर एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज हैं, तो या डन गुड। मैं भी रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, फिर इसको मैं अपलोड पे लगाता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं।